मेरे प्रिय मित्रों, आइए 11 फरवरी 2021 भूमंच ज्योतिष पाठशाला बीजेपी प्रातः स्वाध्याय बेला दिवस 110 धन 42 संस्कृत साहित्य के 10वें दिवस में ज्योतिष पाठ के 42 दिवस में आइए प्रवेश करें। एक बज के 49 मिनट हो चुके हैं। सूर्यदेव को आए हुए सूर्य अस्त जो उदय हुआ था आज 6:55 में, अस्त होगा 17:58 में, यानी कि 1:49, 1 घंटा 49 मिनट सूर्यदेव को आए हुए हो गया। 2 बजने के करीब है, 2 बज ही रहा है, लेकिन पूर्ण कब होगा? 11 मिनट शेष रह गए हैं। आइए हम भी दैनिक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले दोस्तों प्रथम जो कर्तव्य काम प्रातः स्वाध्याय बेला में आइए प्रवेश करें। जानते हैं पाठशाला के 2 भाग। पहले भाग को हम पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा कहते हैं, दूसरे भाग को पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा हम कहते हैं। 10वें दिवस में संस्कृत साहित्य के उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र है, पाठशाला के भाग दूसरा हम पहले चर्चा करेंगे, पाठशाला के भाग 1 में बाद में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य है, उसका जो व्यक्त करने का तरीका जो है, उसका शीर्षक जो है पुस्तक का SL 201 पद्य गद्य व्याकरण। पद्य गद्य को हमने समझ लिया है, व्याकरण को समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। कल हम प्रवेश कर गए थे खंड 4 में संज्ञा प्रकरण अच संधि को समझना है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत हमें संज्ञा प्रकरण और अच संधि को हमें समझना है। इससे पहले हमने स्नातक प्रथम वर्ष में भी हमने समझा था, वहां पर भी हमने व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी को ही समझा था। उसके अंदर संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण हमने समझा था। संज्ञा और संधि प्रकरण को हमने समझने का प्रयास स्नातक प्रथम वर्ष में किया। उसी क्रम में उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्नातक द्वितीय वर्ष में बढ़ाने का प्रयास आज की पाठशाला में करते हैं। तीसरे और चौथी इकाई को लेने का प्रयास आज की पाठशाला में करेंगे। संज्ञा प्रकरण अच संधि सूत्रों पर हम चर्चा आज की पाठशाला में करेंगे। इकाई तीसरे में प्रस्तावना उद्देश्य, तीसरे में सूत्रों से परिचय, 10 बिंदुओं को समझने का प्रयास। उद्देश्य 6 रहेंगे। बोध प्रश्न, चौथा प्रकरण बोध प्रश्न रहेगा, 10 बोध प्रश्न होंगे। 5वें में सारांश, 6वें में शब्दावली, 42 शब्दावली होंगी, जिसका संस्कृत का हिंदी में अनुवाद क्या होता है। निबंधात्मक सवाल होंगे, 4 निबंधात्मक सवाल है। इसी के साथ हम इकाई तीसरी को विराम देंगे, इकाई चौथी में प्रवेश करेंगे। इकाई चौथी में पहले चरण में प्रस्तावना, दूसरे में उद्देश्य 6 उद्देश्य को लेते हुए बढ़ेंगे आगे। तीसरे में चरण में सूत्रों का परिचय, 14 बिंदु वर्ष को समझेंगे। 14 बिंदु होंगे, सूत्र जो है 14 बिंदु में समझने का प्रयास हम करेंगे। उसके बाद चौथे चरण में बोध प्रश्न, 19 बोध प्रश्न होंगे, उसको लेने का हम प्रयास। 5वें में सारांश, 6वें में 5वें शब्दावली, 16 शब्द होंगे, जिसका संस्कृत का हिंदी में क्या कहते हैं वो समझने का प्रयास, का नाम है शब्दावली। 7वें चरण में निबंधात्मक सवाल, 4 निबंधात्मक सवाल होंगे, 4 सवालों के इकाई चौथे को विराम देंगे। और एक कल की पाठशाला में हम 2 इकाई को लेने का प्रयास करेंगे। खंड चौथे को भी हम क्या करेंगे, विराम देंगे। लेकिन इसको एक बार पुनरावृत्ति और हम करेंगे, पूरे खंड की एक बार पुनरावृत्ति एक और हम करेंगे। उसके बाद फिर हम जो पूरा 4 खंड जो दिए गए, 4 खंड को क्रम से 2 खंड को एक दिन में लेने का हम प्रयास करेंगे। इस हिसाब से अगले दिन फिर एक पुनरावृत्ति का आयोजन, पूरी पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति हो जाएगी। उसके बाद इसका एक दिन परीक्षा हम करेंगे, एक टेस्ट 10 पूर्णांक जांच की हम बात समझ में आ रही नहीं आ रही क्या, तो ये बातें हैं। बोध प्रश्न यहाँ 10 है और यहाँ बोध प्रश्न 19 बोध प्रश्न है। आइए पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इस बात को समझें। इकाई तीसरी है इको यणची जो सूत्र है, जो श्लोक है, इस सूत्र से लेकर के हमें हलोन तस्य सूत्र तक हमें क्या करना है, व्याख्या करनी है। इको यणची से हलोन तस्य सूत्र तक व्याख्या करनी है। रूपरेखा इकाई की प्रस्तावना उद्देश्य, इको यणची से अलोन तस्य सूत्र तक हमें व्याख्या करनी है। सारांश है, शब्दावली है, अभ्यास प्रश्न का उत्तर है, संदर्भ ग्रंथ सूची है, निबंधात्मक प्रश्न, उपयोगी पुस्तकें भी हैं और निबंधात्मक प्रश्न। ये है इकाई की रूपरेखा दी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले यहाँ पर देखेंगे। प्रस्तावना व्याकरण शास्त्र संबंधी तीसरी इकाई है। इसकी प्रस्तावना, ये इसका उद्देश्य यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं।
छह उद्देश्य हमने यहाँ पर कहा, छह उद्देश्य। पहले में क्या है, यण संधि की परिभाषा क्या है उसको समझना है। दूसरा उद्देश्य है सद्युपास्य कैसे सिद्ध होता है इसको समझने का प्रयास, दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य है मध्वरी प्रयोग कैसे सिद्ध होता है इसको बताने का प्रयास। अगले में अगर चौथे में रहेगा लोप विधायक विधि सूत्र की व्याख्या करने का प्रयास। पांचवें में द्वित्व विधायक विधि सूत्र को समझने का प्रयास। और अंतिम जो है छठा जो हमारा उद्देश्य है यण प्रतिषेधो वाच्य के प्रयोजन को समझने का प्रयास। छह उद्देश्य यहाँ पर दिए हैं, 2, 4, 6 उद्देश्य को मैं समझने का प्रयास इस इकाई में करेंगे। प्रस्तावना में कहा, प्रस्तावना हमने यण संधि से लेकर के अलोनतस्थ सूत्र हमें व्याख्या करनी है, उदाहरण से हमें व्याख्या करनी है। इकाई में क्या करना है, इकाई में क्या पूछा गया, इकाई में ये पूछा गया है कि यण संधि से लेकर के अलोनतस्थ सूत्र का उदाहरण से व्याख्या करने, प्रयोग को सिद्ध करने का हम अध्ययन यहाँ पर करने का प्रयास, उसको सिद्ध करने का प्रयास, उसको अध्ययन करेंगे इस इकाई में। अब वर्णों के मेल को, संधि तो हम कह रहे हैं, यण संधि किसे हम कह रहे हैं, तो संधि का मतलब क्या होता है, संधि का मतलब होता है वर्णों के मेल को, वर्णों के मिलन को, मेल को, योग को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब वर्ण क्या होते हैं, वर्ण हमने कहा 33 वर्ण होते हैं। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। वर्ण जो है संस्कृत शब्द है, हिंदी में उसको अक्षर कहते हैं। यह है भाषा का, यह संस्कृति और सभ्यता का अंतर का, जिसको हम वर्ण कह रहे हैं वो संस्कृत भाषा में और अभी की भाषा में उसको अक्षर कहते हैं। और अंग्रेजी पश्चिम और भी भाषा में करें, दूसरी भाषा में उसको बोलते हैं वर्ड, अक्षर। तो ये भाषा का फर्क है। तो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। एक के स्थान पर यण होने से यण संधि हो जाती है। अब एक क्या है, एक क्या है, प्रत्याहार है। 42 प्रत्याहार, और 42 प्रत्याहार किससे आता है, 14 सूत्र से आते हैं। ऐ उण, रिल्लिक, ऐ औं, ऐ अवच, है वरट, लण, यम डडनम, झभई, घटधस, जब गडधस, खब छटत चटतव, कपई, सस्सर, हल। ये 14 हमारे सूत्र से क्या है, 42 प्रत्याहार बनते हैं। अब 42 प्रत्याहार में क्या ध्यान रखना हमें, 42 प्रत्याहार में कुछ ध्यान रखना हमें, क्यों ना ये ध्यान रखना है कि जो 14 सूत्र हैं, इन सूत्रों को पहले हमें क्या सीखने का मतलब क्या होता है, लर्निंग का मतलब क्या होता है। लर्निंग का मतलब होता है कि पहले जो 14 हमारे सूत्र जो हैं, उन सूत्रों को पहले हमें क्या करना है, पहले देखकर पढ़ना हमें आना चाहिए। पहले सुनना होता है, देखकर हमें पढ़ना आनी चाहिए। फिर धीरे धीरे क्या करना है, इसको बिना देखे हमें बोलना है। जैसे हम बोल रहे हैं ऐ उण, रिल्लिक, ऐ औं, ऐ अवच, है वरट, लण, यम डडनम, झभई, घटधस, जब गडदस, खब छटत चटतव, कपई, सस्सर, हल। ये 14 हमारे सूत्र हमें, अब क्या गया, हमने क्या कर लिया, इसको बार बार हमने देखा, बार बार इसको हमने उच्चारण किया, करते करते क्या हमें याद हो गया। अब क्या करना होता है जी, जो परीक्षा में शिक्षक है वो तो काम वहां तो कहने से मतलब तो होने वाला नहीं, रिटर्न तो हमें देना नहीं, वहां पर तो बिना मुखाग्र तो होने वाला नहीं, लेकिन वहां पर लिखकर भी काम चलने वाला, तो लिखना भी हमें आना चाहिए। अब हम कह रहे हैं ऐ उण कह रहे हैं, तो ऐ उण लिखना भी आना चाहिए हमें। सीखने में यही देखा जाता है कि इसको ये बात इसको लिखनी आती है, बोलना तो बोल तो ले रहा है, क्या इसको लिखना भी आता है। बहुत सारी बात हमें आमतौर पर ये होता है कि हम उसको कर तो लेते हैं, कंठस्थ तो कर लेते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते हैं, लिपिबद्ध नहीं कर पाते हैं। तो सीखने में ये भी देखा जाता है, जब हम परीक्षा देंगे तो वहां पर हम याद तो कर लिया, अब क्या जैसा है वो क्या होता, अच्छा ये है कि ये है, अयुण में ओ है, अब यहाँ पर आता है यम डडनम, घटधस, कौन सा टो है कि डो है, ढो है, कौन सा डो है, कंफ्यूज हो जाएंगे, असमंजस में हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना होता है, अभ्यास का मतलब, प्रैक्टिस का मतलब क्या, बार बार इसको हमें करना है, पहले कंठस्थ करना है, लेकिन बिना देखे बोलना है, और बिना देखे बोलने के बाद इसको क्या करना है, कॉपी में लिपिबद्ध भी करना है इसको। ऐ उण, रिल्लिक, ऐ औं, ऐ अवच, है वरट, लण, यम डडनम, झबई, घटधस, जब गडधस, खब छटत चटतव, कपई, सस्सर, हल। ऐ उण, रिल्लिक, ऐ औं, ऐ अवच, है वरट, लण, यम डडनम, झबई, घटधस, जब गडधस, खब छटत चटतव, कपई, सस्सर, हल। ऐ उण, रिल्लिक, ऐ औं, ऐ अवच, है वरट, लण, यम डडनम, झबई, घटधस, जब गडधस, खब छटत चटतव, कपई, सस्सर, हल। ऐसे ही हमें करना है। ध्यान देना है कि टो है कि टो है, ठो है, डो है, ढो है। हमें शब्दों का उच्चारण करना आना चाहिए। डबल मिंट, शब्द का जो उच्चारण होना ऐसा, मतलब क्या ध्वनि आती है, तो सबका अगर हमें पता नहीं कि कौन सा शब्द कहां से आती है। अब ये बोले डबल मिंट, क्या
बात है यार, जब बोलता है व्यक्ति ना तो उसके मतलब इसका जब बोलने की जो कला है, मतलब समझता है इसका मतलब उच्चारण स्पष्ट कर पा रहा है, इसका मतलब शब्द का उच्चारण ठीक कर पा रहा है। नहीं तो हम सौ तीनों सौ में अंतर होता है। 100 में पहले वाला 100, अब तीनों को 100 को एक ही समझ लेते हैं, अच्छा ठीक है भाई जी, लेकिन तीनों में फर्क है। तीनों मतलब जब उच्चारण करते हैं संस्कृत भाषा में अनोखा यही है कि इसके में क्या है, प्रत्येक हमारे शरीर का जो अंग है वहां तो प्रत्येक का विकास होता है। प्रत्येक में आप 100 कहेंगे तो उच्चारण करने में हम अगर एक ही 100 बोल रहे हैं तो विकास के, अगर सर्वांगीण विकास के लिए हमें तीनों 100 का हमें विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसे टो ठो आता है, टो ठो डो ढो, नहीं आ रहा तो अभ्यास करो, यही तो है। बहुत सारा खूब सारा नहीं, हमें नहीं बोलना है, हमें इतना बोलना है लेकिन ऐसे बोलना है, उसको भी स्पष्ट बोलना है, उसका उच्चारण करना है। तो सीखने में, लर्निंग में यही देखा जाता है। तो 100 का भी 100 तो इसको अगर होश प्रयोग में देखा कि 100 में कौन सी जीव कहाँ जा रही है, किसी में जीवा कहाँ जाना है, ये सब क्या है व्याकरण में देखा जाता है। तो यहां पर हमने कहा कि जो इक के स्थान पर यण होने से क्या कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। और संधि क्या है, संधि का मतलब होता है मेल, वर्णों के मेल को, योग को हम संधि कहते हैं। और इक के स्थान में अगर यण होने से क्या होता है, यण संधि हो जाती है। इक क्या है, इक प्रत्याहार है, और इक प्रत्याहार के लिए हमें समझना पड़ेगा 14 भाषा सूत्र को। 14 भाषा सूत्र को पहले समझना है, इसको कंठस्थ करना है, कंठस्थ को लिपिबद्ध भी करना आना चाहिए। क्या होता है सीखने में, 4 बातें तो महत्वपूर्ण होती हैं, 5 बातें महत्वपूर्ण। पहले होता है देखना, दूसरा सुनना, तीसरा बोलना, फिर लिखना, पढ़ना, फिर लिखना। ये 5 बातें तो महत्वपूर्ण होती हैं। देखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 5 बातें देखी जाती है बस औसतन। वैसे तो और कुछ भी देखा जाएगा सीखने में, तो विकास में तो और बातें भी देखी जाएंगी, लेकिन महत्वपूर्ण में जो 5 बातें हमें देखी जाती है कि इसको देखना आता है नहीं आता है, सुनना आता है नहीं आता है, सुनने के बाद बोलना आता नहीं आता, स्पीक कर पाता नहीं कर पाता है, लिखना आता नहीं आता है, पढ़ना आता नहीं आता, रीडिंग कर पाता नहीं कर पाता है, लिखना राइटिंग आती नहीं आती है, लिपिबद्ध करना आता नहीं आता अक्षरों का, ये बातें देखी जाती है। तो वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। इक के स्थान में यण होने से यण संधि हो जाती है। तो इक का मतलब क्या है, इक का मतलब होता है, हमने कहा इक का जो है उसके अंदर क्या है, इक प्रत्याहार है। और इक जो प्रत्याहार जो है इसके अंदर कितने शब्द आते हैं, ई उ री री, ये यण का अर्थ होता है, यण का जो यण प्रत्याहार है। अब हमने कहा कि इक के स्थान में यण हो जाता है, अर्थात इक के स्थान में यण होने से यण संधि हो जाती है। मतलब क्या होता है संधि का मतलब, क्या होता है संधि का मतलब, इक का मतलब होता है इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार का मतलब होता है इक जो सूत्र है उसके अंदर कितने वर्ण हैं, उसके अंदर वर्ण जो इक जो है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ई उ री ली शब्द आते हैं। और यण का भी, यण एक प्रत्याहार है। इस यण के प्रत्याहार के अंदर कौन से शब्द आते हैं, यो आता है, वो आता है, यो आता है, रो आता है, वो आता है, लो आता है, ये वर्ण आते हैं, ये अक्षर आते हैं। अब कह रहे हैं कि इक के स्थान में यण हो जाता है तो यण संधि वो कहलाएगी। और संधि क्या कहा हमने, वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि संधि कहां पर होती है, जहां पर क्या हो, ई का यो, उ का वो, री का लो और ली का वो, इनके स्थान पर अगर ये हो जाए तो कहेंगे कि यण संधि हुई। अब देखते हैं, ये हमें समझने का प्रयास इकाई में करना है। किन परिस्थितियों में संधि का विधान किया जाता है इत्यादि तथ्यों को वर्णन करने का इस समझने का प्रयास यहाँ करेंगे। उससे पहले हमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अच संधि प्रकरण में यण संधि को, अब जो अच संधि कह रहे हैं उस प्रकरण के अंदर यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पर रूप संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव, इन संधियों की गणना की गई है। तो ये इकाई हमें समझना है। हमने उद्देश्य बता दिए, 6 उद्देश्य हैं। अब यहाँ पर यण संधि विधायक विधि सूत्र क्या है, इसको समझे। यण संधि के विधायक विधि सूत्र। अब सबसे पहले बात तो हमें ये समझनी है कि हमें इकाई पूछा क्या है, इको यणची से रिक्त स्थान दिया है, हलोन्तश्च सूत्र हमें व्याख्या करनी है। पहले ये तो देखें कि इको यूनिटी इस इकाई में है कहां पर। तो हमने कहा कि इको यूनिटी यहां पर लिखा है, लेकिन बीच में रिक्त स्थान बताया है, बीच में क्या क्या चीज पढ़नी है इसके अंदर। इको यूनिटी के बाद हमें ये भी पढ़ना है, ये एक सूत्र ये पढ़ना है, इसके मध्य में जो बात हमने कहा है यहाँ ये पढ़ना पड़ेगा, दूसरा फिर ये पढ़ना है, तीसरा ये पढ़ना है, चौथा ये पढ़ना है, पांचवा ये पढ़ना, छठा ये पढ़ना है, सातवां ये पढ़ना है, ये सातवां में यहाँ पर पढ़ना है। और कहां पर तक कह रखा है कि इको यूनिटी से लेकर के
अलुंतस्य सूत्र तक। अलुंतस्य सूत्र ये है, यानी कि यहां तक बातें कही है। बीच में इतने सारे सूत्र हमें पढ़ने, कम से कम 6-7 सूत्र हमें समझने। 7 सूत्र के अंदर 7 सूत्र की बात की, एक ही सूत्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया। यहां से प्रारंभ करो, यहां तक आपको समझना है। ऐसा यहां से इको एनर्जी वाले यहां से लिखा है, यहां से यहां तक आपको समझना है। इसके अंदर क्या है, करीब इसके अंत तक, इसके मध्य में 6 सूत्र आते हैं, 5 सूत्र आते हैं। छठा और सातवां तो कोई स्वयं हो गया, छठे में तो खैर इसकी बात कर रहे हैं और सातवें में हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके मध्य में 5 सूत्र आते हैं। तो 5 सूत्रों का ख्याल रखना है। तो इसका मतलब जो बीच में जो डॉट डॉट दिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसके मध्य में 5 सूत्र और हैं, और छठा नंबर में ये हो गया, 7वें नंबर में ये हो गया, यानी कि 7 सूत्रों को समझना है इस इकाई में। ये बात समझ आई। रिक्त स्थान जो डॉट डॉट बिंदु दिखा है, बिंदु जो बीच में दिए है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 5 सूत्र और है। यहां से प्रारंभ करो, यहां तक जाओ, इतने सूत्र की व्याख्या करो। ये हम समझने का अभ्यास इकाई में करेंगे। तो पहला सूत्र है इको यणची। इकः स्थाने यण इस्यादची संहितायाम विषये। अब इसको इको यणची को समझने के लिए यहाँ पर बताया है सुधि उपास्य इति स्थिते। इसको समझने का अभ्यास, एक सूत्र दिया है, इसको समझना है, सुधि उपास्य से समझना है। इक के स्थान में यण होता है अच पर, बाद में होने पर जहां संधि कार्य के विषय हो, यण सूत्र, अर्थात इक के स्थान में यण आदेश का विधान रहता है। यण आदेश विधायक विधि सूत्र है। अब यण क्या है, अब यण क्या है, संधि विधायक विधि सूत्र है। यण संधि, इसमें यण जो है, यण क्या करता है, एक विधायक विधि सूत्र है। सभी सूत्र सभी स्थानों पर प्रयोग नहीं होते हैं, उनमें कुछ नियम और शर्त होते हैं जो उनके नियम और शर्तों को पूरा करता है। जैसे इक के स्थान में यण आदेश करने के लिए इको यणची सूत्र ने शर्त रखी है कि पूर्व में एक प्रत्याहार का वर्ण हो तथा पर में अच प्रत्याहार का वर्ण हो। अब पूर्व और पर में क्या होता है, पूर्व का मतलब जो वर्ण है उसके आगे बाएं हाथ की ओर, और पर मतलब दाएं हाथ की ओर। क्या होगा, पूर्व में एक प्रत्याहार का वर्ण हो तथा पर में अच प्रत्याहार का वर्ण हो, तो एक प्रत्याहार वाले वर्ण के स्थान में यण प्रत्याहार वाले वर्ण आदेश होता है। प्रत्याहार हमने क्या कहा, एक जो बोल रही है क्या है, 42 प्रत्याहार के अंदर आने वाला एक प्रत्याहार है। और 42 प्रत्याहार हम कैसे बनाते हैं, वो 14 माहे सूत्र के जब हमें याद होगा, उसका क्रम हमें याद करना पड़ेगा कि 42 जो हम 14 माहे सूत्र है उसमें से प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, वो हमें क्रम याद करना है। अब 42 प्रत्याहार को हमें रट नहीं लेना है, कंठस्थ नहीं करना है, हमें एक तरीका होता समझना है, उस तरीका कैसे हमें कैसे उसको ख्याल रखना है। उसके लिए क्या करना, 14 माहे सूत्र लिखेंगे, उसमें क्रम रहेगा, चाहिए क्रम आता है, ये क्रम आता है, ये क्रम आता है, ये क्रम आता है, ये क्रम हमें याद रहेगा। तो उससे हम स्नातक प्रथम वर्ष में देखा था, हमने 14 माहे सूत्र यहाँ पर लिखे थे, उसको क्रम बताया था, ऐसे प्रत्याहार बनते हैं। वो क्रम हमें, उस सिक्वेंस हमें याद रखना पड़ेगा, कंठस्थ नहीं करना है, उसको समझना है बात को। बस अगर वहां लिखने की बात आएगी, अब लिखना भी तो है भाई, लिखने क्या करना पड़ेगा, 14 माहे सूत्र लिख देंगे, वहां से फटाफट से हमें क्रम याद रखना है, सिलसिला में याद रखना है, कौन से सिलसिला की बात, कौन से प्रत्याहार की बात होती है, कौन से प्रत्याहार के बीच में नहीं आता है, बस ये हमें ख्याल रखना। बस 42 को में देखना, 42 कौन सा आता है, अच्छा 42 प्रत्याहार ये होते हैं, उसको एक बार हमें देखना है, बाकी उसको सूत्र में याद कर लेना है, उसको लिखना हमें आना चाहिए, उसको फिर वहां से हम प्रत्याहार नहीं भी याद किया है, उस सूत्र से प्रत्याहार हम बना लेंगे। ये तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। अब 42 प्रत्याहार को याद करने में लग जाओ तो ये तो फिर लकीर के फकीर हो जाएगा। नहीं, उसके लिए क्या करना है, 14 माहे सूत्र हमें याद करना है, उसका तरीका हमें पता कर लेना है, आगे बढ़ जाना है। तो ये सूत्र में बताया कि ये होता है, इसलिए क्या करना है, कुछ नियम होते हैं। तो एक जो प्रत्याहार वाले वर्ण के सामने यण प्रत्याहार वाले वर्ण का आदेश होगा, कब होगा, उसके लिए नियम शर्त कुछ होती है। वो नियम शर्त अगर फॉलो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एक के स्थान में जो एक प्रत्याहार हो क्या हो जाएगा, यण प्रत्याहार में बदल जाएगा। यानी ई का हमने बताया, ई के स्थान पर ई का हो जाएगा य हो जाएगा, ऊ का र हो जाएगा, री का ल हो जाएगा, री का वो हो जाएगा। ये इसका क्या है, उसका अक्षर बदल जाएंगे उसमें, यानी कि जो ई है, ई के स्थान में य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, उसके लिए नियम और शर्त को मानने के लिए एक का यण हो जाएगा, एक प्रत्याहार का यण प्रत्याहार हो जाएगा। कैसे होगा, उसके लिए नियम बताया, कुछ शर्त होते हैं, वो शर्त को अगर फॉलो करता है तो होगा। एक प्रत्याहार में क्या होता है, ई उ री ये 4 वर्ण आते हैं, 4 अक्षर आते हैं। अच प्रत्याहार के अंदर क्या होता है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ रिल री ए ओ आई औ ये वर्ण आते हैं। जिनके प्रयोग में अच प्रत्याहार का कोई वर्ण न हो, इक के स्थान में य व र ल ये वर्ण आदेश होते हैं। जैसे हमने कहा कि सुधि हमने पहले स्नातक प्रथम वर्ष में मैंने समझा था, वहां पर समझा था, सुधि धन उपास्य में धी, जो धी शब्द यहाँ पर सुधी जो लिखा है, धी में जो ई है, अब देखो धी जो है वो क्या है, धी एक क्या है, बार खड़ी है, धी एक क्या है, बार खड़ी है, और धी में जो ध वो क्या है, व्यंजन है, और धी के पीछे जो औ जो है वो क्या है, स्वर है, और धी जो है क्या है, बार खड़ी, अर्थात उसमें ई की मात्रा
धौ है, धौ के पीछे अ है अर्थात व्यंजन हो गया, लेकिन उसमें मात्रा का हमने लगा दिया तो बार खड़ी के अंतर्गत आता है धौ में। धौ धा धी, धी है, ये छोटी धी भी नहीं, धी इनकी बड़ी ई है। तो इसमें जो बड़ी ई कह रहे हैं शुद्धि धन उपास्य में जो धी है और धी में जो बड़ी ई है, जो ई है वह एक प्रत्याहार में आता है, क्योंकि एक प्रत्याहार के अंदर क्या आता है अ ई उ रिल। अ प्रत्याहार क्या, जो एक प्रत्याहार है उसमें क्या है ई उ रिली आता है, तो ये क्या है एक प्रत्याहार है। आप कहोगे यार ई कैसे, ई बड़ी तो आती नहीं है। आती है, क्यों? एक प्रत्याहार के अंदर ई जो है, ई का ई क्या है हिरस्व है, और ई को जो बड़ी ई लिखेंगे वो बन जाएगा दीर्घ। हमने कहा था ना एक मात्रा होगा तो उसको हिरस्व कहेंगे, द्वि मात्रा होगा तो उसको दीर्घ कहेंगे, तीन मात्रा होगा तो प्लुत कहेंगे। तो ई जो है इसका ई का ही बड़ा रूप क्या है, बड़ी ही है, उसका ये क्या है दीर्घ रूप है। दीर्घ रूप को हम बड़ी ही कहते हैं, उसका प्लुत रूप भी होता है। तो इसलिए कहा कि आप कहोगे यार बड़ी तो इसमें दिया ही नहीं, इसमें छोटा ई दिया है, छोटा उ दिया है, री दिया है और ली दिया है, चार वर्ण दिए हैं, इसमें बड़ी तो दी ही नहीं है, कैसे हो जाएगा? होगा ना कि ई का दीर्घ रूप ही तो बड़ा ई है ये। तो यहां पर कह रहे हैं कि ई प्रत्याहार के अंदर आता है। उपास्य का जो उ है, अब यहां पर उपास्य में जो उ लिखा है, उ उपास्य में उकार है, यानी उ आगे से आया है, वह अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो इक के बाद विद्यमान, इसलिए इक के स्थान में यण प्रत्याहार का चारों वर्णों का एक साथ प्राप्त होते हैं। जो भी आदेश होता है वह किसी वर्ण के स्थान पर आदेश होता है अर्थात उसे हटाकर ही होते हैं। ई के स्थान पर ई को हटाकर बैठाना चाहते हैं, यहाँ पर संहिता विषय भी है, क्योंकि शुद्धि धन उपास्य में सन्निकर्ष संहिता में संहिता संज्ञा हो चुकी है। धी का इकार और उपास्य का उकार, इकार और उकार की अत्यंत समीपता अर्थात अत्यंत सन्निधि है, अतः यह संहिता है। शंका, अब यहाँ शंका होती है कि एक प्रत्याहार का वर्ण यहाँ पर तीन में शु में, उ में, धी में, ई, उपास्य में उ, अब किस एक के स्थान पर यण हो, इसको निर्णय करने के लिए हमें अगला सूत्र हमें ख्याल रखना पड़ेगा। उसके लिए सूत्र आता है, आप जो सूत्र जो बता रहे हैं, प्रश्न पूछा है, केवल सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि ईगो यण से लेकर के हलोन्तश्च सूत्र तक की व्याख्या कीजिए, तो इसके अंतर्गत अर्थात 7 सूत्र हमें ख्याल रखने हैं। पहला सूत्र रखना है ईगो यण चाहिए, दूसरा सूत्र रखना है, उसके अंदर 5 सूत्र हैं, अंत में हलोन्तश्च सूत्र को ख्याल रखना है। चलो पहले 7 सूत्र कौन कौन से पहले उसको तो देख लें। प्रश्न तो ऐसे पूछेंगे इको यूनिट से लेकर के हलोन्तश्च की सूत्र की व्याख्या कीजिए, तो उसमें 7 सूत्र आते हैं। 7 सूत्र हमें याद रखना है। पहला सूत्र इको यूनिट, फिर दूसरा आता है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, दूसरा सूत्र यह है। तीसरा सूत्र है स्थाने अनंतर तमः, तीसरा सूत्र। चौथा है अनचिचो, पांचवा है झलाम झस झसी, छठा है संयोगान्तस्य लोपः, अगला अंत बुद्ध हलोन्तस्य। इतना सूत्र, इन 6-7 बातें ख्याल रखनी है, तब जाकर हमें 7 अंक मिलेंगे। 7 अंक मिलेंगे। 7 छोटा प्रश्न, लघु प्रश्न पूछा जाएगा, लिखित परीक्षा हो जाएगी। इको यूनिट सूत्र से अलोन्तस्य सूत्र की व्याख्या कीजिए, 7 अंक का प्रश्न, लघु प्रश्न पूछा जाएगा। बड़ा प्रश्न तो 15 अंक का होगा नहीं, 7 अंक हम पूछ देंगे। इको यूनिट से लेकर से हलोन्तस्य सूत्र की व्याख्या कीजिए। प्रश्न किस तरह से बनेगा और उत्तर हमें क्या देना है, ये ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो यही है इको यूनिट सूत्र में क्या करना पड़ता है, बताएंगे कि एक स्थाने यण इत्यादि संहितायाम विषये शुद्धि उपास्य इति स्थिते, ये हम पहले लिखेंगे। उसके बाद दूसरा करेंगे, दूसरा सूत्र बता देंगे, नियम कारक 5वां सूत्र बता देंगे। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तम निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणां व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, अर्थात सप्तमी व्यक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य व्यवधान रहित पूर्ण वर्ण के स्थान पर होता है। तो व्यवधान 2 के बीच में किसी एक अन्य का होना व्यवधान है। अव्यवधान 2 के बीच में किसी अन्य का न होना अव्यवधान है। तो यह सूत्र में न हो ऐसा कहते हैं, अर्थात पर से पूर्व में व्यवधान न होने पर कार्य हो, ऐसा नियम बताता है। जैसे हमने कहा कि शुद्धि उपास्य में श उ, सु और ध धन ई, धी। उपास्य यहाँ पर शु का उकार इक है, उसमें धी का इकार अच पर है। इसी तरह धी का इकार इक, इसी उससे परे अच उपास्य का उकार, और उपास्य के उकार को इक मानकर पर में अच है, पा का आकर इस दशा में शु के उकार के स्थान पर यण प्रत्याहार होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक प्रकार का अनियम हुआ, वह यह है कि धी के इकार को अच परे मानकर शु में उकार के स्थान पर यण किया जाए, अथवा उपास्य के उकार को अच मानकर धी के इकार के स्थान पर यण किया जाए, अर्थात पा के आकार को अच
पर मानकर उपास्य के उकार के स्थान पर यण किया जाए। अनियम होने पर नियम करने वाले सूत्र को परिभाषा सूत्र हम कहते हैं। सभी परिभाषा सूत्र अपने अपनी प्रवृत्ति और योग्य स्थलों को देकर उन विधि सूत्रों पर उपस्थित होते हैं। तो ये बातें बताई हैं। बाकी आप बहुत सारी बातें देखें कि एक राउंड में भी सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, बार बार अभ्यास करने से प्रैक्टिस से बात आएगी। तो पहले क्या करना है, जब हम तैयारी नहीं कर पाते, एक ही राउंड में एक ही बार हमें देखने का अवसर मिलता है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पर हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि इको एनर्जी सूत्र एक प्रश्न बन सकता है। इको एनर्जी से लेके हलोंतस्य सूत्र की व्याख्या की जाए तो सबसे पहले हमें क्या रखना है कि इको एनर्जी सूत्र क्या याद रखना है, इक स्थाने यण इत्यादि संहितायाम विषय सुधि उपास्य इति स्थिति। अथवा शिक्षक को बता देना है कि हमें कुछ बात समझ में आती है, पूरी बात तो समझ में नहीं आ रही है लेकिन इतनी बात तो समझ हमें भी आती है। उसको बताना है कि तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये बात बता देना है। दूसरा सूत्र ये बता देना है। उसके बाद तीसरा सूत्र बता देना है कि इसमें बताना है कि सप्तमी निर्देशे विधीयमानां कार्यं वर्णांतरेणां व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, ये बात इसको बता देनी है। इतनी बातें ख्याल रखनी है। इसके बाद अगला बता देंगे कि अगला सूत्र आता है नियम कारक परिभाषा सूत्र होता है, इसको बता दें स्थानांतरम। इस सूत्र बताना क्या बताएंगे, प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात् शुद्ध उपास्य इति जाति, ये बात बता देनी है। अगला द्वित्व विधायक विधि सूत्र बताना है कि अनचिचो, द्वितीय विधायक सूत्र काले पेन से लिख देना है, नीचे लिख देना है। फिर अनचिचो बताएंगे अचह परस्य यरो द्वैवा स्तो न त्वचि इति धकारस्य द्वित्वम शुद्ध उपास्य इति जाते। बस इतना बात को समझा देनी है बस। तो वहां शिक्षक को जो करने वाला है, अच्छा कुछ बात तो समझ में भाई इसको आती है, भाई कुछ बात तो समझ में इसको आती है, तो ये बातें हमें बतानी है। पहले राउंड में यही करना पड़ेगा भाई। दूसरे राउंड में फिर अभ्यास करेंगे और बातें समझ में आएंगी तो और उसको संक्षिप्त बनाएंगे। तीसरे में और जटिल से और आसान बनाने के लिए और बातें हमें समझ आएंगी। तो बार बार करने से बातें समझ में आएंगी तो उसको हम अपने तरीके से जवाब देंगे। लेकिन अभी तो क्या है, 7 सूत्र तो याद करने ही पड़ेंगे। सूत्र मतलब ये सूत्र क्या है। अब अगला सूत्र है हमारा 5वें में सूत्र है कि झस्तौ विधान करने वाले विधि सूत्र का नाम है झलाम झस झसी। बताना है कि सप्तम इति पूर्व धकारस्य दकारः, बता देंगे इतना काम हो जाएगा। बाकी के बाद नहीं बताएंगे तब भी चल जाएगा। तो अगर लोप विधायक विधि सूत्र संयुगान्तस्य लोपः संयुगान्तस्य तदपदम तदन इससे लोप स्यात्, संयुगांत में जो पद है उसके अंत का लोप होता है, इतना बता देंगे बस। बाकी उसको भी पता है, बाकी हमको भी पता है, फिलहाल तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो हम भी समझ रहे हैं बात को, कितना बता देना है। आगे बढ़ जाना है उसमें एक चीज करते हुए बता देना है कि ये चीज होता है। लेकिन नहीं बाकी इतना नहीं बता पाते हैं तो हम कहेंगे कि इसमें सूत्र ये वाला छठा सूत्र लग रहा है संयुगान्तस्य लोपः लग रहा है, अर्थात संयुगांत तदपदम तदंतरस्य लोपः स्यात्, अर्थात संयुगांत जो पद है उसके अंत का लोप हो जाता है, बस होता है, इतना बता देंगे। होता है क्यों होता है क्या नहीं बात नहीं करनी, इतना बता देना बस। आगे बढ़ जाना है। फिर बताना है कि अंतिम 7वां में अंत अल आदेश परिभाषा सूत्र ये बता देना है, ये हमें लिखेंगे। तो कहेंगे यहाँ पर अलोन्तस्य बताएंगे षष्ठी निर्दिष्टो अंत स्याल आदेश स्यात् इति यलोपे प्राप्ते यणः प्रतिषेधो वाच्य सद ध्यू पाश्य मद ध्वरि धात्रंश लाकृति। कहेंगे कि यह षष्ठी व्यक्ति द्वारा निर्देशित जिस पद के स्थान पर आदेश प्राप्त होता है वह आदेश अंत्य अल वर्ण के स्थान पर होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए यहाँ पर शुद्ध ध्यय उपास्य इस पद के लोप आदेश संयुगांत लोप से प्राप्त होता है। इस सूत्र में षष्ठ्यंत पद संयुगांत उसके द्वारा निर्देशित पद है सुदधय, उसके स्थान पर प्राप्त आदेश लोप वह अलोन्तस्य। इस सूत्र के नियम के से अंत अल वर्ण में शु ध ध यो में यो का लोप प्राप्त हो जाता है, यानी कि यो जो है लोप हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, इसका लोप होने के बाद सु द ध यो में अंत वर्ण यो का लोप प्राप्त होता है, ये हमें बताना पड़ेगा। और यही नहीं भाई, एक 8वां सूत्र और भी है जी। 8वां सूत्र बता, इस लोप को रोकने के लिए कात्यायन मुनि का वार्तिक यण प्रतिषेधो वाच्य आया है भाई। 8वां सूत्र भी ख्याल रखना है। 8वां क्या है, वार्तिक, यानी कि जो कात्यायन जो है, कात्यायन मुनि जो थे, जो मुनि ने कहा कि वार्तिक यण प्रतिषेधो वाच्य, कहेंगे कि यह वार्तिक यण प्रतिषेधो वाच्य, अर्थात यण के लोप होने का निषेध करना चाहिए भाई। 8वां सूत्र ये भी कहता है। एक ये इको यण से लेकर के हलोन्तस्य सूत्र, हमें 8 सूत्र को हमें ख्याल रखना है। तो यण के लोप होने का निषेध कात्यायन मुनि कुछ कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं कि वार्तिक यण प्रतिषेधो वाच्य, अर्थात क्या है, यण के लोप का निषेध करना चाहिए भाई। रोको इसको, निषेध करो। अर्थात क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि यण प्रतिषेधो वाच्य, यह वार्तिक कहता है कि यहाँ पर यण अर्थात य व र ल कार्य हुआ है, इसके लोप का निषेध करना चाहिए। अर्थात हलोन्तस्य इस परिभाषा सूत्र के द्वारा जो सु द ध य
उपास्य में अंत्य अल वर्ण यकार का जो लोप प्राप्त हुआ है उसका लोप नहीं होगा, ऐसा कात्यायन मुनि कहते हैं। ऐसे कात्यायन मुनि कहते नहीं होगा भाई, लोप नहीं होगा, निषेध करो उसको। क्यों लोप क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह यकार शुद्धि उपास्य में धी में जो इकार है उस ई के स्थान में यण आदेश हुआ है, उस यण के यकार के लोप का निषेध होता है, अर्थात यकार का लोप नहीं होता है। इसलिए शु द ध य उपास्य। तो दूसरा में बता रहे हैं शु ध य धन उपास्य जो रूप बना है वह जो का त्यों ही रहेगा, इसलिए निषेध कर दिया हमने भाई। इसके बाद एक संस्कृत नियम और आता है, अज प्रत्याहार से रहित जो वर्ण है उसको एक में मिला देना चाहिए। तो अज झीनम परेण संयोजम, यहाँ पर अचों से रहित वर्ण है सु द ध य धन उपास्य सु ध य, उपास्य में द ध य इनको क्रम से मिला देना चाहिए। तो यहाँ द में ध मिल जाए तो क्या बन जाएगा, ध में ध मिल जाए तो ये बन जाएगा तो ध्य धद, और यो में उपास्य का उकार मिलने से यु ध, और यु मिलकर यु द ध्यु पाश्य एवं शु मिलकर शुद्ध्युपास्य ये शब्द बन गया। तो ये शुद्ध्युपास्य शब्द कैसे बना, इतने सारे 8 सूत्र को हमें ख्याल रखने हैं जी, तब जाके हम बताते हैं शुद्धि धन उपास्य का क्या सूत्र का मतलब क्या बनता है, उसका शुद्ध्युपास्य बनता है। तो 8 सूत्र हमें ख्याल रखने हैं। तो पहला सूत्र ये बनना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से अगला सूत्र, तो इसी क्रम से अब एक ही शब्द तो आने वाला नहीं जीवन में, बहुत सारे जीवन का प्रयोग आएगा। तो ऐसे उदाहरण और बताया है कि दूसरा उदाहरण आता है मधुअरी का बनाओ, आप मधुअरी का बनाओ भाई, इसमें लगाओ वही फॉर्मूला, वही 8 सूत्र को लगाओ। फिर आता है धातरंश का अगला सूत्र उदाहरण बताया है। ऐसी अगला शब्द और भी शब्द जो भी हमारे कहीं व्याकरण में कहीं शब्द आएंगे तो वहां पर ही बताओ, ये पूरा बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। यत्र यत्र गति इत्यादि पति आदि नदी आदि, यद्यत्र यद्यादि पत्यादि नद्यादि, यद्यत्र मत्यत्र कत्यादि नद्यत्र गत्यत्र सत्यादि मत्यादि, ये सब क्या है, सब उसको यण संधि के यकार का उदाहरण हमें देना है। यण संधि के यकार का उदाहरण उनकी संधि करना है। यण संधि में उकार का उदाहरण और सामान्य नियम क्या होता है ये बात हमें दी गई है इसमें। इसी क्रम में अगला आता है उकार का उदाहरण, उसका विग्रह करें, इसके बारे में ये सूत्र बताने का प्रयास किया गया है। ऋकार का उदाहरण उसका विग्रह करके, यण संधि में ऋकार का उदाहरण उसका विग्रह करके, यण संधि में लकार का उदाहरण करके बहुत कम प्राप्त होता है। लिकार का उदाहरण यहाँ पर दिया है, लाकृति हो गया, लिदन आकृति हो गया। तो यही शब्द क्या है तो संधि करना होता है। बताया है कि अच संधि में यण संधि का सम्यग रूप वर्णन किया गया है, इसको यहाँ पर समझने का प्रयास बताया है। संधि करें भूधन आदि का बन जाता है भ व और आदि, भू जो है उसमें भ और व है, तो भू धन आदि कैसे बनता है, गुरु आज्ञा गुरु वधन वधन आज्ञा। तो संधि विग्रह करें इसको, विग्रह और संधि का मतलब क्या होता है समझो। विग्रह मतलब होता है कि ये जो है इसको जोड़ो साथ बनाओ, विग्रह बना है आदेश, विग्रह ये है इसका आदेश और संधि करें, ये बात यहाँ पर इसमें इकाई तीसरी इकाई में दिया है। फिर अगला सभी सूत्र में दिए हैं, पितृ भत्र के बारे में पूरा बताने का प्रयास यहाँ पर कि हाँ यदि धन अपी होता है तो यदि अपी भी बताया है। तो संधि करें, यदि धन अत्र यदि अत्र ये शब्द बनाए, इतने सारे शब्द इसमें पर दिए गए हैं। फिर विग्रह आदेश और संधि के बारे में दिया है, विग्रह करें आदेश करें संधि के बारे में दिया है। तो ये सारी बातें हमें इकाई तीसरी में दी गई है। फिर यहाँ प्रश्न पूछा गया है, यहाँ तक बातें दी गई, यहाँ पर संधि बताया है। पार्वती धन अपी पार्वती धन योधन अपी पार्वत्यपि बन गया। पार्वती धन अपी का बनाया, पार्वत्यपि के कैसे बना, ऐसे बना है। अभ्यास प्रश्न है, यहाँ पर 10 अभ्यास प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा है संधि किसे कहते हैं बताओ। दूसरा है मुख्य रूप से संधि कितने प्रकार की होती हैं। इस इकाई में कितने संधियों का वर्णन किया गया है। एक के स्थान में यण आदेश के सूत्र से हुआ है। स्थान का सादृश्य किस सूत्र में देखा गया है। अन्य चीजों सूत्र किस प्रत्याहार को द्वित्व होता है। झलाम झस झसी सूत्र से किसका झसत्व होता है। यण प्रतिषेधु वाच्य इस वार्तिक के द्वारा किस वर्ण के लोप का निषेध करता है। कहते हैं कुछ कह रहे थे उसमें कोई बात समझनी है। बहुविकल्पी प्रश्न है। यण प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं बताओ जी। अगला पता है एक प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं।
यण प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। एक प्रत्याहार को समझने के पहले आना चाहिए 14वां सूत्र ऐ उण रिलिक ऐ औं ऐ वच हाय वट लण यम डडनम झभई घड़ धस जब घड़ दस खप छट छट ताऊ कपाई सस्सर हल। जब तक ये सूत्र याद नहीं होगा, 14वां सूत्र याद नहीं होगा, शिव के डमरू बजाने से जो आया था ऐ उण रिलिक ऐ औं ऐ अवच हाय वरट लण यम डडनम झभई घड़धस जब गढ़धस खब छटत छटतव कपाई सस्सर हल। शिव जी डमरू बजा रहे हैं, वहां से निकल रहा है अयुण रिलिक ए ओं आई अवच हाइवरट लण यम डडनम झभई घड़धस जब घड़धस खब छटत छटतव कपाई सस्सर हल। शिव जी डमरू बजा रहे हैं तो वहाँ 14 सूत्र निकल रहे हैं, इसलिए 14 सूत्रों को हमने क्या नाम दे दिया, नाम कर दिया 14 माहेश्वर सूत्र कहा। जब तक ये सूत्र याद नहीं तो प्रत्याहार 42 प्रत्याहार कैसे आएंगे। तो वही यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कि बताओ यण प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। प्रत्याहार का मतलब ही ये होता है कि सूत्र में बता दिया उसके अंदर वर्ण होंगे, वही पूछा है। प्रत्याहार का मतलब क्या था, उसमें बहुत सारे वर्णों को हमने एक सूत्र में लिख दिया। यानी कि जैसे हमने कहा कि सूत्र ये हमने कहा कि इक्विवेलेंसी से लेकर हलन दश सूत्र की व्याख्या कीजिए, उसके अंदर में क्या थे 5 सूत्र थे और पूरे सूत्र में कितने 8 सूत्र दिए थे, उसके मध्य में 5 सूत्र थे। ऐसे ही यहाँ पर यौन लिखा है, यो और रो जो शब्द है, यो जो अक्षर है वर्ण है और ऋणों इत संज्ञा नामक जो वर्ण है, इसके मध्य में कितने वर्ण आते हैं। जैसे सूत्र में पहले इकाई पूछा था कि मध्य में 5 सूत्र आते हैं, ऐसे इसके मध्य में कितने सूत्र आते हैं, कितने वर्ण आते हैं, वही पूछा है। 5 4 3 2 ठीक है, में कितने वर्ण आते हैं, 6 7 8 4 कौन कितने आते हैं बताओ जी। आगे पढ़ा है वही बताना है इसको। तो जहाँ पर सारांश से बातें दी गई हैं, सारांश से बता रहे हैं कि अच संधि में 2 शब्द हैं, अच संधि में 2 शब्द हैं, एक होता है अच, दूसरा होता है संधि। सबसे पहले अच के बारे में बताना होता है। अच क्या है, अच है प्रत्याहार। प्रत्याहार कहाँ से बनते हैं, 14 माहेश्वर सूत्र से बनते हैं, 14 माहेश्वर सूत्र से बनते हैं। तो अच प्रत्याहार में का अच संधि को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, संज्ञा प्रकरण के अंदर अच संधि को समझ रहे हैं। अच संधि के अंतर्गत आने वाले सूत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अच संधि क्या होती है, अच में 2 शब्द अच और संधि है। अच एक प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार के कितने वर्ण आते हैं, कितने अक्षर आते हैं। और संधि का मतलब क्या था, 2 वर्ण के योग को हम, जहाँ पर 2 वर्ण का योग हो जाता है, मेल हो जाता है, उसको हम कहते हैं संधि, उसको कहते हैं मेल। उन दोनों का योग का नाम है संधि। तो अच संधि में 2 शब्द आते हैं, एक अच एक संधि। सबसे पहले अच के बारे में पता होना चाहिए। अच क्या होता है, एक प्रत्याहार होता है जिसके अंदर में अच प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं, कितने वर्ण आते हैं। अ आता है पहला, दूसरा ई, तीसरा उ, चौथा री, री, ए, ओ, आई, औ, ये वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ण आते हैं। जैसे भी प्रश्न यहाँ पूछा था कि यण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, ऐसे ही प्रश्न हो जाएगा कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं और लिखे बताओ। तो बताना पड़ेगा कि अ आता है, ई आता है, उ आता है, री आता है, ली आता है, ए आता है, ओ आता है, आई आता है, औ आता है। और फिर गिन के बताओगे कितने आते हैं, तो बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आते हैं। 9 नहीं आते, 9 आते हैं। तो यह 9 कहो या 9 कहो या 9 कहो, बात एक ही है, लेकिन भाषा में अलग अलग है, भाषा का बोलबाला है। तो 9 आते हैं, जो ह्रस्वम दीर्घ पलुत उदांत अनुदांत स्वरित अनुनासिक 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 इन सभी वेदों के साथ यहाँ ग्रहण किए गए हैं। ऐसे अच अर्थात स्वरों की संधि की गई है। संधि का मतलब होता है जोड़ अर्थात योग अर्थात मिलन, वर्णों का मेल। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। यहाँ स्वर संधि के विषय में वर्णन किया गया है। पहले और बाद में अर्थात आदि और अंत में दोनों वर्ण स्वर अर्थात अच प्रत्याहार हो तो वहां पर स्वर संधि होती है, अर्थात उसे अच संधि कहते हैं। इसी प्रकार जहां पर 2 हल अर्थात हल प्रत्याहार वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण का मेल होता है तो वहां पर हल संधि कहते हैं। किंतु कहीं कहीं पर पूर्व में हल वर्ण अर्थात हल प्रत्याहार के अंदर जो वर्ण आते हैं और वर्ण हो और परे में स्वर वर्ण का हो तो वहां पर भी संधि होती है। ऐसे वहां पर भी संधियां होती हैं। विसर्ग को लेकर होने वाले संधि को हम विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग क्या होता है, राम, पीछे जो 2 बिंदु लगे हैं, जो बिंदु है उन बिंदु को कहते हैं विसर्ग। ऊपर होता है अनुस्वार रामम, तो बिंदु ऊपर लगा उसको नाम होता है
अनुस्वार विसर्ग का ये मतलब होता है। 4 तो मुख्य होते ही हैं, लेकिन विसर्ग का ज़्यादा जिक्र, अनुस्वार का ज़्यादा जिक्र नहीं होता है, विसर्ग का जिक्र होता है। तो मुख्य रूप से 3 संधि होती हैं, स्वर, व्यंजन और अनुस्वार। विसर्ग, अनुस्वार का जिक्र ज़्यादा होता नहीं है। विसर्ग यानी कि रामः ग्रामम गच्छति, रामः संस्कृत में रामः बोलते हैं, हिंदी में राम बोलते हैं, और अंग्रेजी में भी राम ही बोलते हैं, आर्यम। तो ये बात बताई यहाँ पर दी है। अच संधि होता है, इस प्रकार हलों को लेकर होने वाले संधि को हल संधि कहते हैं, और अचों की संधि को अच संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से संधि हो जाना, वर्णों के मेल से संधि हो जाने के बाद दो शब्दों का प्राय एक मिला दिया जाता है, अर्थात दोनों शब्द एक शब्द हो जाते हैं, उसी को हम संधि कहते हैं। जैसे बताया हमने कि ज्योतिषाचारी हो गया, ज्योतिष धन आचार्य हो गया, ये 2 अलग शब्द थे। हमने कहा कि ज्योतिषाचार्य होता है ज्योतिष धन आचार्य, धन आचार्य, आचार्य का मतलब जो क्या है मृत्यु के बारे में सिखाए, और ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति, जो जागरण ज्योतिर्मय को बताए। तो ज्योतिष धन आचार्य, ज्योतिष जो ओ है, ओ यहाँ पर हो गया और आ यहाँ पर हो गया, यानी कि ओ धन आ बराबर, यानी कि यहाँ पर ओ का ही बड़ा रूप आ है, यानी कि ओ जो है हिरस्व है, आ क्या है दीर्घ है। हमने कहा था जहां पर 1 मात्रा होगी उसको बोलेंगे हिरस्व, जहां पर 2 मात्रा होंगी उसको बोलेंगे दीर्घ, जहां पर 3 मात्रा होंगी उसको बोलेंगे प्लुत। तो यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का योग हो रहा है, 2 वर्ण का, से यहाँ पर और यानी कि हिरस्व और दीर्घ। तो यहाँ पर हिरस्व और दीर्घ में दीर्घ बनता है, एक नियम कहता है, उस नियम का ही नाम दीर्घ है। और कौन सा हो रहा है, दोनों शब्दों का योग से आ बन रहा है, इसका नाम संधि, यहाँ पर मेल हो रहा है। तो यहाँ पर बन गया आ, और यहाँ पर जो सौ में ओ था और आचार्य में जो आ था, तो इन दोनों में से हम आ को लेंगे तो बन जाएगा ज्योतिषाचार्य, ज्योतिषाचार्य। तो ये बना शब्द। ये तो एक सामान्य बात है, ऐसे और भी संस्कृत में बहुत सारी बातें होती हैं। तो कैसे बनता है व्याकरणाचार्य, यहाँ पर ज्योतिष है तो ज्योतिषाचार्य होगा, व्याकरण तो व्याकरणाचार्य हो जाएगा। तो ये आचार्य वजह हो जाता है। तो 2 शब्द के योग से कैसे होता है, संधि के बारे में हमें पढ़ते हैं, तो उसका मतलब ही होता है संधि। अब शब्दावली यहाँ पर दी गई है, यहाँ से लेकर प्रारंभ किया है कि इसको संस्कृत में ये कहते हैं, संस्कृत भाषा में, अर्थात आज से पिछले कोई सभ्यता संस्कृति में जो बात थी, सभ्यता संस्कृति में उस पर कौन सी भाषा बोली जाती थी, प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा। और अभी नवीन भाषा में इसको ये बोलते हैं, जैसे क्या है गत्यादि में मतलब गतिधन आदि, गत्यादि बोलते हैं। नद्यादि मतलब नदी आदि, तो इसको हिंदी में नदी कहना पड़ेगा हमें, वहां पर नद्यादि कहना पड़ेगा। जो यहाँ पर नद्यादि है वहां पर नदीधन आदि का मतलब बना है। तो इसका अर्थ ये होता है नद्यत्र मतलब नदी यहाँ है, नद्याम मतलब नदी में, यद्यपि मतलब जो भी, प्रत्येकम प्रत्येक, करोम्यहम मैं करता हूं। ये पूरी बातें यहाँ पर दी है। कितने शब्द यहाँ पर, कितने शब्द दिए गए हैं और कितने अर्थ हैं। तो शब्द यहाँ पर जो दिए हैं वो दिए हैं 41 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। उसके अंतर आप लाग करते मतलब होता है श्री कृष्ण हो गया, धातरंश मतलब ब्रह्मा का भाग हो गया, पार्वती अति मतलब हो गया पार्वती भी, पत्य पत्य यम हो गया यह पति है, मत यम हो गया यह बुद्धि है, कवि यम मतलब हो गया यह कवि है, कप यम मतलब हो गया यह कपि है। कपि मतलब होता है हम आप कपि इसको हिंदी में बानर कहते हैं, बंदर कहते हैं, जबकि कपि मतलब होता है संस्कृत भाषा का कपि शब्द है, इसका मतलब होता है बंदर। इसका मतलब बंदर होता है, कहने का मतलब क्या है कि उस समय जब संस्कृत जब भाषा थी वहां पर कवि बोलते थे, वहां पर कोई बंदर नहीं कहते थे। लेकिन वही धीरे धीरे भाषा का रूपांतर, सभ्यता संस्कृति अलग अलग आई, तो उन्हें समझने का अलग अलग तरीका था, तो उन्हें अलग नाम दे दिया, उसको बानर कहा, बंदर कहा, कोई वो नहीं बानर। और भाषा फिर बोली भी होती है, जो बोले बानर से हो, बानर से हो, तो भाषा का अलग अलग है। तो उसमें कवि कहते थे, कवि का मतलब हिंदी, कवि संस्कृत शब्द है और हिंदी में इसको बोलते हैं बानर को या बंदर ये बोलते हैं। तो अभ्यास प्रश्न आगे जो पूछे उसको उत्तर यहाँ पर दिया गया है, संदर्भ ग्रंथ यहाँ पर दिए, ऊपर की पुस्तक यहाँ पर दी गई है। निबंधात्मक प्रश्न है, 4 प्रश्न पूछे गए हैं कि बताओ इको एनर्जी सूत्र की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। वही 7 अंक का प्रश्न पूछ दिया है। अगला प्रश्न है कि सुधिधन उपास्य प्रयोग को विस्तार पूर्वक बताओ, कैसे बनता है सुधि उपास्य जो प्रयोग है, उसकी विधि जो है उसको विस्तार पूर्वक बताओ। 7 अंक का। दूसरा है धातंश शब्द की सूत्र उल्लेख पूर्वक व्याख्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। द्वित्व विधायक विधि सूत्र को उदाहरण से बताइए। तो ये 4 प्रश्न यहाँ पूछे गए और 4 प्रश्नों के साथ इकाई को विराम देते हैं। आइए चतुर्थ इकाई में प्रवेश करें। इसी तरह से क्या है, चतुर्थ इकाई में हमें ध्यान देना होगा। यहाँ पर लिखा है सूत्र है एचोय वायावसी, जो सूत्र है यहाँ से लेकर के रिक्त स्थान बीच में 2 बिंदु दिए हैं,
पूर्वात्र अपि सिद्धम सूत्र हमें व्याख्या करनी है। इसके मध्य में और सूत्र भी हैं, कितने सूत्र हैं अभी समझेंगे। इकाई के रूपरेखा प्रस्तावना उद्देश्य एचोय वायावसे पूर्वत्र असिद्धम तक हमें सूत्र की व्याख्या करनी है। सारांश शब्दावधि अध्याय प्रश्न के उत्तर शब्द सूची उपयोगी पुस्तकें निम्नात्मक प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि बताओ कि यहाँ पर क्या समझना है इस इकाई में। आपको उसका नाम ही होता है प्रस्तावना, उसका नाम ही होता है इंट्रोडक्शन करना, कि इस इकाई में आप क्या अध्ययन करने वाले हैं। तो कहते हैं कि आप यहाँ पर अध्ययन करोगे, इससे पहले आपने संधि किसे कहते हैं, यण संधि आदि संधियों के विधान के बारे में आपने सूत्र के योगदान है, किन सूत्र का योगदान है, इसको समझने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम अयादि संधि, गुण संधि आदि की सूत्र का उल्लेख करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। कुछ बातों को अध्ययन करने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ऐसा कह रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। तो कहते हैं कि अच प्रत्याहार का वर्ण यदि एच प्रत्याहार में आता है, अच प्रत्याहार यानी कि 14 हमारे सूत्र से बनाए हैं जो प्रत्याहार 42 प्रत्याहार बनाए, तो 42 प्रत्याहार के अंदर एक प्रत्याहार आता है अच, इसी में आता है एक एच प्रत्याहार आता है। तो क्या होता है जब अच प्रत्याहार का वर्ण यदि एच प्रत्याहार के बाद आता हो तो उसके स्थान में क्रमशः अय, अव, आय, आव हो जाता है। ऐसा कैसे होता है, किसने कह दिया कि जो क्या है अय जो है, अगर अच जो है एच में हो जाएगा और अय, अव, आय, आव हो जाता है, ये किसने कहा, ये कौन किसके कहने से होता है। तो कहते हैं कि एक सूत्र होता है एचो अय आय आवह, सूत्र का एक सूत्र है, वो उसके नियम से उसके नियम के हिसाब से उसके नियम से बनता है ये, कि वहां पर अय, अव, आय, आव हो जाएगा अच प्रत्याहार का। उसको समझने के लिए हमें सूत्र को समझना होगा, एचो अय वा या वह सूत्र को समझना होगा, उसके नियम को समझना होगा, उसकी विधि को समझना होगा। तो जिसलिए कहा समझाने के लिए जो सूत्र जो उदाहरण दिया है, हर ये विष्णवे नायक पावक, ये शब्दों की सिद्ध करने का हम प्रयास यहाँ पर करने वाले हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर गुण संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है, गुण संज्ञा करने वाले तथा इत संज्ञा में प्रयुक्त सूत्रों की परिभाषा देने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर ये काम हम करने वाले हैं। और क्या क्या उद्देश्य हमारा है, तो 1 2 3 4 5 6 उद्देश्य दिए गए हैं। पहला उद्देश्य क्या है, अयादि संधि के विषय में आप भली भांति समझने का प्रयास, भली भांति उससे क्या होगी समझने का प्रयास, से इंट्रोडक्शन से परिचय होने का प्रयास करोगे। फिर आता है एचो अय वा यवह, सूत्र को परिभाषित करने का प्रयास, डेफिनेशन बताने का प्रयास कर लोगे। अगर पढ़ ले तो आप डेफिनेशन की परिभाषा कर सकते हो। तीसरा है वांतो ये प्रत्यय, सूत्र के उदाहरण से व्याख्या कर सकते हैं। फिर अगला आता है गुण आदि सूत्र को उदाहरण से बताने का प्रयास आप कर सकते हैं। फिर अगला आता है कि गुण संज्ञा यानी गुण नामक विधायक सूत्र को परिभाषित करने के लिए आप समर्थ हो सकते हैं। लूप साकल्य, इस सूत्र को, इसके सूत्र का विधान को आप समझ सकते हैं, ये चीज आप कर सकते हैं। अब आता है अयादेश विधायक विधि सूत्र क्या है। तीसरे चरण में यहाँ पर एच क्रमाद अव आय आव इते अया अय धन आदेश। अब यहाँ पर क्या है, अय है और अय के पीछे एक पूछ लग जाएगी। ये पूछ का मतलब, ये पूछ लगाने का मतलब यहाँ पर इसे क्या है, स्वर नहीं है, इसलिए अय बोलेंगे। इसलिए अय नहीं कहेंगे, और नहीं कहेंगे, क्योंकि पूछ लगाने का मतलब पूछ लगाने का उद्देश्य क्या है, वो पूर्ण नहीं होगा, तो अय कहना पड़ेगा हमें। यह नहीं कहना, और नहीं कहना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे पूछ लगानी पड़ेगी। और पूछ का मतलब यही यहाँ पर हो रहा है कि यही को यहाँ पर अयादेश लिखा है, ये भी संधि, ये भी क्या है, जुड़ा हुआ शब्द है। जबकि इसका मतलब क्या है, अय अधन आदेश, अयधन आदेश विधायक विधि सूत्र को बताइए। तो जब ऐसे समझ में बात नहीं आते इसको तोड़ दो। अयादेश विधायक विधि सूत्र की व्याख्या कीजिए। तो अयादेश मतलब अय और आदेश विधायक विधि सूत्र को समझने का प्रयास हम करेंगे। इसमें आता है, इसके लिए सबसे पहला सूत्र आता है, कितने सूत्र हैं हमने कहा, हमारी इकाई का नाम है, चौथी इकाई का नाम है एचो अय वा या वह सूत्र से लेकर के हमें पूर्वत्रा असिद्धम सूत्र असिद्धम। अब हमें ये ध्यान देखना है, हमें पहले तो ये खोज हमें करनी है कि ये कहाँ पर लिखा है, इकाई के अंतर्गत ये कहाँ पर लिखा है और ये कहाँ पर लिखा है, इसके मध्य में कितनी बातें हमें समझनी है। पहले तो हमें ये ढूंढना चाहिए, हमें पहले तो इकाई का जो टाइटल, जो शीर्षक दिया है, पहले उसको ही समझें। तो ये यहाँ पर लिखा है और इसके बाद
फिर दूसरा शब्द कहाँ पर लिखा है, ढूंढो ढूंढो, कहीं कहीं लिखा होगा, ऐसी बात तो नहीं, कहीं तो मिलेगा। कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी नहीं लिखा है, कहाँ पर लिखा है, कहीं ढूंढो, कहीं कहीं तो लिखा होगा। अच्छा कहाँ लिखा है, फिर यहाँ तक, अच्छा यहाँ लिखा है, यहाँ तक बात हमें समझ नहीं। अच्छा यहाँ लिखा है, उनका शायद दिमाग खराब हो गया शायद, क्योंकि बीच में कहाँ गया, बीच में तो सारे क्यों छोड़ा इनने। लेकिन नहीं, उनका दिमाग खराब नहीं, दिमाग हमारा खराब हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। उनने बता तो रखा है कि बीच में हमने बिंदु जो दिए हैं, बिंदु इसलिए तो दिए हमने कि बिंदु जो बीच में जो बिंदु हमने बता रहे, मतलब ये है कि आप इसके मध्य कुछ और बात हमें पढ़नी है। उसका दिमाग नहीं, हमारा दिमाग, थोड़ा हमें दिमाग को सही करना है। तो ये एच वाई से लेकर के यहाँ तक सूत्र दे दिया है। तो कितने सूत्र को हमें समझना है, पहला सूत्र तो स्वयं ये हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां के बाद उदाहरण को भी कर लेते हैं, तो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो 14वें सूत्र में ये दिया है। 14 सूत्र सबको मिलाकर बनाने का, 10-12 सूत्र बीच में समझना है। तो 10-12 सूत्र को समझना है। तो ये यहाँ पर लिखा है पूर्वत्र असिद्धम। तो यहाँ तक हमें व्याख्या करनी है। आप देखें इसको, देखिए क्रम से देखते हैं इसको। आइए तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमने लिखा है कि अय आदेश विधायक विधि सूत्र का अंदर लिखा है। पहला सूत्र है एचो अय वा या वह एच क्रमादः अव आय अव एते इस्यु उरची। क्या मतलब होता है, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप, हिंदी में बताओ थोड़ा। अच्छा हिंदी में बताते हैं। हिंदी में कह रहे हैं कि अच प्रत्याहार का वर्ण एच प्रत्याहार के बाद, अच प्रत्याहार का वर्ण एच प्रत्याहार के बाद में हो तो एच के स्थान में क्रम से क्या हो जाता है, अय हो जाता है, अव हो जाता है, आय हो जाता है, आब हो जाता है, ये आदेश हो जाता है। ये कैसे होता है, इस सूत्र के आधार पर होता है। ये सूत्र ये ऐसे हो जा रहा है, इसको ही समझने का प्रयास। ए जो अय आय, ए जो अय वाय आव, ए जो अय। अब जो इस जो फॉर्मूला दिया है, ये सूत्र दिया है, इसमें अय अव आय आव को ढूंढो, खोजो। तो यहाँ पर अय जो है, यहाँ पर लिखा है ये अय हो गया, अय के बाद आता है आय, अय हो गया, अय के बाद यहाँ पर है अय, फिर अय के बाद आता है वा, अय हो गया, अव हो गया। तो इसी अ से अय जोड़ा, इसी अ से आव जोड़ दिया, इसी पर आय, फिर इसमें आता है आई, फिर आय हो गया, फिर इसी में आ बचा तो आव हो गया। तो 4 शब्द ढूंढ लिए। कहाँ ढूंढे, और ढूंढो। जिस फॉर्मूला लिखा है कि एचो अय वा या वह, इसमें 4 शब्द हैं। 4 क्या है, अय भी है, औ भी है, आय भी है, आव भी है। कैसे है, ऐसे है, देखो अय है, यहाँ पर एचो लिखा है कि एचो मतलब एच प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार का वर्ण में एच प्रत्याहार में परिवर्तन हो जाता है। और एच के अंतर्गत क्या आते हैं, अय अव आय आव आता है। कैसे आता है, देखो यहाँ पर लिखा है जो अ है, अय तो ये मिला वाला, ये मिल गया हमको, और अ में फिर ये अ से हमने इसको जोड़ा तो औ भी मिल गया हमको, ये वाला मिल गया। पीछे वो के पीछे आ बचा तो आई भी हमें मिल गया, इनकी ये वाला मिला। इसके बाद आ में पीछे आ बचा है तो आ से आओ भी मेरे को मिल चुका है। तो ये आदेश होता है, कैसे होता है, इसको ही समझने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। पहले फॉर्मूला में अब इसी बात को बताने के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया है कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या होता है। जो एच प्रत्याहार जो है, जो 14 महाशय सूत्र के अंतर्गत जो प्रत्याहार 42 प्रत्याहार के अंदर एक प्रत्याहार आता है एच प्रत्याहार, उसके अंतर्गत शब्द, उसके अंतर्गत जो वर्ण, जो अक्षर आते हैं, पहला अक्षर आता है ए, दूसरा आता है ओ, तीसरा आता है आई, चौथा आता है औ। ए आई ओ औ 4 वर्ण आते हैं। पता नहीं कदों भी दिमाग इनका भी सही नहीं है शायद, या यहाँ पर ए होना चाहिए, तो ए के बाद आई आता है। हमने तो बचपन में पढ़ा है कि ए आई ओ औ होता है, लेकिन इनने यहाँ पे क्रम पहले ए कर दिया, फिर ओ कर दिया, फिर आई करा, फिर औ करा। पता नहीं कभी आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन बचपन कहते हैं पहले ओ आ ई उ ए के बाद आई आता है, फिर ओ, फिर औ आता है। लेकिन हमने यहाँ पर कहा कि पहले ए आता है, फिर ओ आता है, फिर आई आता है, फिर औ आता है। ये 4 वर्ण आते हैं इस एच प्रत्याहार के अंतर्गत। तो इनका क्रमशः क्या हो जाएगा, ये जो ए जो है उसका आई हो जाएगा,
ओ का अव हो जाएगा, ए ओ, आई का आय हो जाएगा, औ का आव हो जाएगा। अर्थात यही बताने का यहाँ पर किया है, पर आदेश होता है, पर कैसे होगा उसी को समझना है हमें। पर में अच प्रत्याहार का वर्ण हो तो जैसे हर ये, इसका विग्रह हुआ है हर धन ए, जो हर ये जो है इसमें ऊपर ए की मात्रा लगी है, इनकी हर ये क्या है, एक शब्द है, न कि वर्ण, न कि अक्षर। अब जो इसको में तोड़ते हैं तो ये बनता हरे धन ए, तो हरे धन ए बना। तो यहाँ पर ए जो है, यहाँ पर ए जो है एच प्रत्याहार का वर्ण में हरे में जो रॉ है वो ए में ए, और बाद में पर में बाद में अच प्रत्याहार का वर्ण ए है। इनकी जो ए पीछे लिखा है, इनकी जो ए ये क्या है, अच प्रत्याहार है। और अच प्रत्याहार के अंदर क्या आता है, ए आता है, ओ आता है, आई आता है, औ आता है, चार वर्ण आते हैं, चार अक्षर आते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ देंगे, बताओ मित्र एच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। पिछले इकाई में यही पूछा था कि बताओ इस एच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, कि एक आते हैं, कि 10 आते हैं, कि 25 आते हैं, कितने आते हैं बताओ, या एक भी नहीं आता है। तो बताना पड़ेगा वहां पर कि 4 वर्ण आते हैं, 1 2 3 4। अच्छा 4 आते हैं, कौन कौन से आते हैं ये भी तो बताओ। तो बताना पड़ेगा, ए आता है, ओ आता है, आई आता है, औ आता है। अच्छा जी ये भी होता है जी, हाँ बिल्कुल होता है। और यहाँ पर हरे ये है, तो हरे का यहाँ पर मैंने इसको तोड़ा तो हरे धन ए आया। तो ए क्या है, ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला एक वर्ण है। एच प्रत्याहार के अंदर आने वाला वर्ण पहला वर्ण है, पहला अक्षर है। तो एच प्रत्याहार का वर्ण क्या है, जो ए है, बाद में एच प्रत्याहार का वर्ण है, ए केवल ए है। ऐसी स्थिति में इस सूत्र में आप इस सूत्र को हमें समझना है। ए जो अय वाया वह सूत्र क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है, वो फॉर्मूला कहता है कि आप में जो हरे में रॉ है, हरे में रॉ है, रॉ में ए के स्थान पर अय आ जाएगा, औ आ जाएगा, आय आ जाएगा, आव आ जाएगा। ये चारों का आदेश एक साथ प्राप्त होता है। तो इस बात को समझने के लिए अगले सूत्र में हमें जाना पड़ेगा। अगला सूत्र आता है जिसको नाम है नियम विधायक परिभाषा सूत्र दिया है। इसका मतलब होता है यथा संख्य मनु देश समानाम सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात् हरये विष्णवे नायकः पावकः। फिर यही बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। विस्तार से बात अब करेंगे, नहीं समय का अभाव। तो ये अगले क्रम में आता है अयादि संधि में ओ का उदाहरण बताओ। यही सूत्र को बताने का प्रयास यहाँ पर किया है कि यथा संख्यम मनु उपदेश समानाम सम संधि विधिर यथा संख्य स्याद् हरये विष्णवे नायकः पावकः। क्या मजा आता है, हरये जो हरि ले, चुराई ले, इसी को बताने, इसका अर्थ क्या होता है यही बताने का यहाँ पर किया गया है। अयादि संधि में अगले दूसरे राउंड में जो महत्वपूर्ण सूत्र होंगे, एक एक सूत्र को हमें तैयार करना, तो वहां पर विस्तार से बात कर लेंगे, वहां पर एक एक सूत्र को ही ले लेंगे। अभी तो हमें पूरी इकाई को देखना है, इकाई में क्या दिया, यहीं पर अगर बात करते हैं तो दूसरी बात प्रश्न को समझ नहीं पाएंगे, दूसरे सूत्र को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। अयादि संधि में ओ का उदाहरण यहाँ पर देने का प्रयास, जैसे विष्णवे, विष्णुधन ए, नायकः, निधन अकः, इसी में आता है पावकः, पौधन अकः। तो ये सब यहाँ सूत्र के बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। इसी क्रम में आता है भावुक चयनम गायनः पवनः भवति नयति शयनम चोरयति लवनम अस्ये पशुवे गुरवः चयः वटवृक्षः भवनम कवये। इस सब सूत्र को हमें बताना है, कैसे विग्रह करना है, कैसे आदेश हुआ है और संधि कैसे बनी है। भाव धन उकह, लेकिन भाव जो है, भाव ऐसे नहीं होता है, जबकि क्या होता है, भूधन उकह होता है। अब कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा, बताओ मित्र भाव को तोड़ो तो विग्रह करो तो जा, जोड़ तो बहुत रहे हो, थोड़ा तोड़ो तो सही। तो तोड़ने के लिए करना पड़ेगा, भाव को तोड़ना पड़ेगा, भौधन उकह। विग्रह और एक संधि का, ये जो है संधि का मतलब होता है मिला हुआ, यानी कि दो शब्दों से मेल को हम संधि कहते हैं, व्याह कहते हैं।
तो यहाँ पर भौधन उकह दो शब्द के योग से भा उकह बना है, तो भावधन उकह नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, विग्रह भौधन उकह होगा। और आदेश कैसे हो रहा है, भौ एक संज्ञा वाला, इसमें आव हो गया था, उकह बना। अब हमने कहा कि जो भौ जो है, क्योंकि भौ जो है, हमने कहा कि भौ क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है, पीछे क्या है, औ भी है, तो भौ का जब उच्चारण करता है उसके पीछे औ स्वतः ही आ जाता है, इसलिए इसको हमने कहा कि जो व्यंजन का अस्तित्व स्वर के बिना नहीं हो सकता है। तो भौ में औ आया है, लेकिन ये औ के स्थान में क्या आ गया था, आव आ गया था, इसलिए मैं इसको जब भौ को लिखता हूं तो इसके पीछे मेरे को पूंछ लगानी पड़ेगी, और जब मैंने पूंछ लगाया तो इसका मतलब इसका नाम मैंने नामकरण करना पड़ेगा, इत नाम देना पड़ेगा, इत संज्ञा कहना पड़ेगा। तो इस भौ का जो नामकरण देंगे वो क्या रहेगा, इत संज्ञा नाम होगा, इत नामकरण से बुलाएंगे इसको। फिर औ जो है, ये औ इसके अंतर्गत ही छुपा था कि भौ जगह जब उच्चारण कर रहा था पीछे औ आ रहा था। अब इस औ के यहाँ पर विषय में क्या आता है, ये सूत्र हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पर आव आ जाता है, तो औ के स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर औ के स्थान पर आव आ जाएगा, ये उकह भाव उकह। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि हमें यहाँ पर भौ औ यहाँ पर क्या है, और नहीं है, वो तो हमने भौ को समझने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, भौ है, यानी कि क्या है, औ है यहाँ पर, यानी कि और नहीं होकर यहाँ पर औ है। वो तो हमने भौ को समझने का प्रयास किया था कि भौ के मिलने से औ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, भौ है, औ है। तो औ जो है यानी कि भौ धन यानी कि क्या होगा, भौ मूछ लगेगी, फिर औ लगेगा, फिर लगेगा औ, तब बन जाएगा भौ। और भौ में यहाँ पर जो औ है, औ के स्थान में आ जाता है आव, तो बन जाता है भौ धन आव धन उकह, बन जाता है भावुकह। क्या भावुक है, इसी प्रकार शब्द हम बताने का प्रयास। अवा देश विधायक विधि सूत्र से अगला सूत्र आता है वांतो ही प्रिय प्रत्यय, इसको बताने का प्रयास। यकारो दौ प्रत्यये परे ओ दाउ तोरवः आव एतौ स्तः गव्यम नाव्यम अध परिमाणे च गवयूतिः, इसी बताने का प्रयास आगे किया गया है। नियम सूत्र, अगला सूत्र आता है गुण संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र। अदेंग गुण अत एंग च गुण संज्ञ स्यात्, ह्रस्व आकार और एंग से एंग ये गुण संज्ञा होते हैं, अ ए ओ इन तीनों वर्णों का गुण संज्ञा होती है। नियम कहता है तप 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 इस्त तत्कालस्य तः परो तस्मात् तस्मात्स ततः परो तस्मात् च तात्पर्श्च उच्च आर्यमाणः समकालीन इस्यैव संज्ञा स्यात्। नियम ये सूत्र इसका है, सब यही बता देंगे तो घर क्या करोगे। गुण संज्ञा विधायक सूत्र। आद गुण अवर्णादचि परे पूर्व परयो रेको गुण आदेश स्यात्। उपेन्द्र गंगोदकम गुण संधि और ए का उदाहरण यहाँ पर बताने का विग्रह और आदेश और संधि। गुण संधि में ओ का उदाहरण दिया है, विग्रह आदेश और संधि। तो विग्रह का मतलब समझते हो, विग्रह का मतलब होता है तोड़ा हुआ, संधि का मतलब होता है मेल हुआ शब्द। तो गंगोदकम जो है दो शब्दों के मिलकर, गंगा और उदकम से मिलकर बना हुआ है, यानी दो शब्दों का, जैसे अभी इनका ब्याह नहीं हुआ है, अभी अलग अलग पड़े हैं, जैसे इनका संधि मेल हो जाता तो गंगोदकम बन जाता है। तो वहीं में गंगोदकम हम शब्द बोल रहे हैं तो ब्याही शब्द बोल रहे हैं, मैंने मिला शब्द बोल रहे हैं, मेले शब्द बोल रहे हैं, संधि वाला शब्द बोल रहे हैं। जबकि इसको तोड़ना कहेंगे तो बताना पड़ेगा कि विग्रह करो गंगाधन उदकम, ऐसे बनेगा। कोई प्रश्न आ जाएगी, बताओ गंगोदकम किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गंगा और उदकम से मिलकर बना हुआ है। अब कृष्णधन उत्सव कृष्णोत्सव, महाधन उत्सव महोत्सव, ये सब बनते हैं। इत संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र दिया है। उपदेशे अजनुनाशिक इतः, इस सूत्र बताना पड़ेगा और साथ में यही बताना पड़ेगा हमें, जो अज उपदेश अवस्था में अनुनाशिकों से इत संज्ञा हम कहते हैं। प्रतिज्ञानुनाशिक्याः पाणिनीयाः। अगला है र प्रत्याहार की सिद्धि करना है। र प्रत्याहार का प्रयोजन क्या है, पहले सूत्र में आता है उरण रपरः रीति त्रिशतः संज्ञयुक्तम्।
ये बताने का फिर रौ प्रत्याहार का उदाहरण दिया है, लव का उदाहरण दिया है, तो लकार हो गया। गुण संधि गुण संज्ञा उदाहरण का, गुण संधि में गुण संज्ञा अवर्ण का उदाहरण दिया है। लोपः विधायक सूत्र, लोपः शाकलस्य अवर्ण पूर्वयो पदान्तयोर्यव योर्लोपो वाशसी परे। हर धन इह हरे इह। अधिकार सूत्र पूर्वत्रा असिद्धम। अर्थ और व्याख्या दी गई है। फिर विष्णु इकह विष्णोधन इह, विग्रह आदेश संधि। अभ्यास प्रश्न पूछे, बताओ गोधन अग्रम किस सूत्र का उदाहरण है? परुत किसे कहते हैं? हरि एतो में कौन सा सूत्र लगा है? अदश शब्द के मकार से परे इत उत की क्या होती है? चादियों का दिव्य अर्थ न हो तो उसकी क्या होती है? आंग को छोड़कर एक मात्र की क्या होती है? ओकार अंत वाला निपात की क्या होती है? चक्र अत्र में यहाँ पर पदांत इक है। अगला है अश्वर्ण अच के परे होने पर पदांत इक हो, इक को क्या होता है? हिरस्व विधान सामर्थ्य में कौन सी संधि नहीं होती है? चक्र अत्र यह किस सूत्र का उदाहरण है? गौरी औ में यहाँ इको श्रवर्ण से हिरस्व क्यों नहीं हुआ? अच से परे रेफ और हकार और उसके रेफ और ह से परे यर को क्या होता है? अश्वर्ण अच परे होने पर पदांत इक को हिरस्व नहीं होता है। कहाँ पर? विकार परे होने पर पदांत अक्को विकल्प से क्या होता है? बहुविकल्पी प्रश्न पूछे, गौ अग्रम में संधि कौन सी हुई है बताओ? परुत और प्रत्यग्रम संज्ञा अच परे होने से क्या होता है? इदंत उदंतर द्विवचन की होती है। ब्रह्म ऋषि के सूत्र का उदाहरण है। आदगुण का अकश्रवणे दीर्घ ऋत्यकः अनिचिच। कौन सूत्र से ब्रह्मधन ऋषि बना? ब्रह्म ऋषि के सूत्र का उदाहरण है। उदाहरण में यहाँ पर सारांश से बातें दी गई है। सारांश में कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर अयादि संधि किसे कर रही है? समझने का प्रयास। अयादि संधि का विधान कहाँ और किस प्रकार किया जाता है? साथ ही गुण संधि से संबंधित सूत्रों तथा उनसे बनने वाले प्रयोगों का सिद्ध किया जाता है, ये समझने का प्रयास। आपने यहाँ पर अयादेश आवादेश व गुण संज्ञा विधायक सूत्र विधि सूत्र का अध्ययन किया। यदि अवर्ण से परे अच हो तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण एकादेश होता है। उपेंद्र गंगोदगम आदि उदाहरण हमने समझने का प्रयास किया। जो अच उपदेश अवस्था में अनुनासिक होता है, इत संज्ञा वाला कह रहा है, इत संज्ञा होती है उसकी। पाणिनि ने कुछ कहा। पाणिनि ने अनुनासिक धर्म वाले वर्ण को परंपराय बताया। लोप का अतिरिक्त विधान शाकल्य ऋषि के मत से भी प्रशस्त है। लोपः शाकल्य इसका सूत्र है, क्योंकि शाकल्य ऋषि से इसका नाम बन गया लोपः शाकल्य। तो शाकल्य ऋषि के नाम से इसका नाम लोपः, क्योंकि शाकल्य ऋषि ही ऐसा का ही विधान है, इसकी विधि है, उन्होंने इसको बताया, इसलिए सूत्र का नाम लोपः शाकल्य। इसलिए शाकल्य क्यों पड़ा? शाकल्य ऋषि के नाम से पढ़ा। लोपः शाकल्य सूत्र नाम पड़ा इसका। अंत में पूर्व त्रासिद्धम सूत्र की व्याख्या करके इकाई का वर्णन यहाँ पर हमें प्राप्त किया। महामहोपाध्याय श्रीमद भट्टोदी दीक्षित ने प्रयोगों के अनुसार इन्हीं सूत्रों को क्रम से निर्माण करके सिद्धांत कौमुदी की रचना की। पाणिनि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रति अध्याय में 4 पाद हैं। इन्हीं 32 पादों में सभी सूत्र समाहित हैं। इसी प्रकार 8वें अध्याय का तीसरा चौथा पाद त्रिपादी है। 7 अध्याय 1 पाद सपाद सप्तधन अध्यायी सप्ताध्यायी अर्थात 7 अध्याय त्रिपादी और सपाद सप्ताध्यायी के मध्य यह निर्णय करता है। समस्त सपाद सप्ताध्यायी के प्रति समस्त त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं, अर्थात समान जगहों पर सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र और त्रिपादी के सूत्र प्रवृत्त होते हैं। त्रिपादी में पूर्व सूत्र के प्रति पर सूत्र असिद्ध होता है। यहाँ आदगुण सवासात अध्यायों के अंदर सूत्र हैं। 6ठे अध्याय के प्रथम पाद पर 24 अर्थात 84 सूत्र, 84वां था 84 सूत्र हैं। 6ठे अध्याय के प्रथम पाद का 84वां अर्थात 84वें सूत्र में इसकी दृष्टि 8वें अध्याय में तीसरे पाद में वर्तमान लोपः साकल्य सूत्र असिद्ध है, अतः आदगुण सूत्र लोपः साकल्य सूत्र द्वारा किए गए यकार के लोप को नहीं देखता, अतः इसे तो अब यह भी यकार सामने पड़े हुए
दिखाई दे रहा है। अवर्ण से परे यकार के दिखाई देने से अच प्रत्याहार पर में न होने के कारण यह आद गुण सूत्र द्वारा गुण एकादेश नहीं होगा। तो हर एक ऐसा ही रहेगा जिस पक्ष पर यकार लोप साकल्य से नहीं होगा, उस पक्ष में हर एक ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। अतः यहाँ पर हमने समझने का प्रयास यही करा कि सीखे हुए सूत्र को सूत्रोल्लेख पूर्वक सिद्ध कैसे करते हैं, हमने समझने का प्रयास। शब्दावली यहाँ पर दिया है, शब्द उसका अर्थ क्या आता है। जो गौ मतलब होता है गाय का, गोविंद मतलब शान बड़ा बैल, विष्णु इमो इंद्र उमेश यह शिव है, वाप्यश्चव बावड़ी में घोड़ा। तो ये सूत्र यहाँ पर जो शब्दावली दिए हैं उसका अर्थ क्या होता है, 16 शब्द के यहाँ पर अर्थ दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्न आगे जो पूछे उसका उत्तर यहाँ पर दिया है। संदर्भ ग्रंथ सूची इसको और अच्छा तैयार कर सकते हैं। निम्नार्थ प्रश्न 4 पूछे हैं। पहला बताया है तपर इस्त कालस्य सूत्र की व्याख्या कीजिए। तपर इस्त कालस्य सूत्र की व्याख्या कीजिए। लोभ विधायक विधि सूत्र को समझाइए। तीसरा है र प्रत्याहार को उदाहरण से बताइए। गुण संज्ञा की परिभाषा करते हुए नायक प्रयोग की सिद्धि कीजिए। तो ये 4 प्रश्न पूछे गए। 2 प्रश्न हमारे आते हैं लिखित में, लघु और दीर्घ, 7 और 15 अंक के। यहीं पर इकाई दूसरी को अर्थात चतुर्थ इकाई को भी विराम देते हैं। पाठशाला भाग 2 को विराम देते हैं। आइए पाठशाला के भाग 1 में प्रवेश करें। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्नातक प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र तीसरे खंड में प्रवेश किए हैं। पहले खंड में खगोल, दूसरे में काल, तीसरे में पंचांग को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। आइए पंचांग को समझें। पंचांग में क्या होता है। पंचांग में कोई एक राजा होता है, एक मंत्री होता है, संवत्सर होता है, शाखे होता है, शन होता है, नई संवत्सर बदलता है तो वहां पर एक राजा भी बदल जाता है, मंत्री भी बदल जाता है, संबद्ध भी बदल जाता है, शाखे भी बदल जाता है, सन भी बदल जाता है। नए साल में कौन सा संवत्सर आने वाला है, कौन राजा बनने वाले हैं, कौन मंत्री बनने वाले हैं, इसके बारे में, कौन सा संवत्सर होगा, कौन सा शाखा होगा, कौन सी नई शाखी आएगी, शाखी कौन सा सन होगा, इसके बारे में तो कल हमने समझा। पंचांग परिगण अक्षांश जो है, हमने कहा कि अक्षांश और रेखांश क्या होता है। अक्ष मतलब ये जो अक्ष है, इनकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के परितः जो है एक कील है, उसके इसको अगर चारों ओर उसको घुमाए वर्तुल को, उसको कहते हैं अक्ष। अगर इसको अगर लंबवत करें तो ये होता है रेखांश। और इसके मध्य एक देश यहाँ पर उसके देशांतर बोलते हैं। एक देश से दूसरे देश के बीच अंतर को देशांतर बोलते हैं। एक रेखा दूसरे देशांतर में जाने में, प्रकाश जाने में 4 सेकंड का वक्त लगता है। जैसे प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को सूर्य के वहां से आने में, पृथ्वी तक वसुधा तक आने में 8 मिनट 22 सेकंड का वक्त लगता है। इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि सूर्य क्या है, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर हमसे दूर है। इतने फासले पर स्थित है। इसी क्रम में 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा हमसे दूर है। कितने फासले पर है। कभी कोई दूरी बढ़ जाती है, कभी दूरी कम भी हो जाती है, 3 लाख से कम हो जाती है। तो इस आधार पर कहते हैं कि अक्षांश मतलब अक्षांश रेखा मतलब जो ये कील है पृथ्वी की, इसके परितः जो हम चारों ओर की अगर बात करते हैं, इस तरह से अगर बात करें तो वो अक्षांश कहलाएगा। इसी तरह से ऊपर नीचे करें तो इसी पृथ्वी को गोल है तो 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा ऐसे को हम अक्षांश बोलते हैं। और इसको अगर ऐसे ले तो ये देशांतर कहलाएगा। तो यहीं पर जो बता रहे कि जो पंचांग परिगण अक्षांश जो है वो क्या है, 29-24 उत्तर, इनकी जो अक्षांश रेखा जो है वो 29 डिग्री उत्तर है, 40 डिग्री देशांतर में है। उत्तर और देशांतर बता रहे हैं कि उत्तर में यह है कि उत्तर देशांतर इतने पूर्व पर केंद्रित है, इतने पूर्व में इतने उत्तर, इतने देशांतर में पूर्व में केंद्रित है। पंचांग परिगण अक्षांश जो बता रहे हैं, पंचांग जो बनाया वहां पर बता रहे हैं उसकी कौन से अक्षांश में जो बनाया गया है, कौन से हिसाब से गणना जी परिगण जो गणना हमने करी है वो कितने अक्षांश में कितने देशांतर में की गई, इसको बताने का प्रयास। सूर्य अस्त उदय इसी स्थल के हैं। सूर्य उदय अस्त की गणना किस किरण वक्री भवन संस्कार रहित है।
इत्यादि मानकों हमने घटिपल में दिए गए हैं। घटिपल क्यों कह रहे हैं? घटिपल उस समय जो हम कह रहे हैं कि कम से कम ज्योतिष का आविर्भाव कम से कम 90,000 वर्ष पूर्व ज्योतिष का आविर्भाव हुआ है। ज्योतिष विकसित विज्ञान है, विकसित शास्त्र है। 78% लोग इसकी वैज्ञानिकता को समझते हैं, विश्वास करते हैं, कह सकते हैं बिलीव करते हैं। वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, विचारक तो उसको, इसकी बातों को देखकर ही चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्योतिष में, ज्योतिष अध्यात्म, ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष मिथ्या, तीनों गुण उसके अंदर विद्यमान हैं। ज्योतिष के 3 हिस्से होते हैं, अनिवार्य होता है, अर्ध अनिवार्य होता है, गैर अनिवार्य होता है, इसेंशियल, सेमी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, तीनों चीज इसमें विद्यमान हैं। इसेंशियल जगत में जाने से तब चौंक जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज, कोई भी घटना होती है उसकी पूरी तो हम हिसाब किताब उसको रख सकते हैं, पूरा उसका विज्ञान, पूरी उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये स्थिति इस दिन में होगी तो होगी, क्योंकि अनिवार्य जगत की बात, इसेंशियल जगत की बात है। तो इसी क्रम में आइए पहले पंचांग को समझें। हम कह रहे थे कि पंचांग में जो हमारे संपादक है कुछ कहना चाह रहे थे, आइए संपादक कुछ कहना चाह रहे थे, उन बातों को समझें। संपादकीय कुछ कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि देव भूमि ऋषियों मुनिषियों देवी देवताओं महात आत्माओं, देवभूमि ऋषियों मुनियों देवी देवताओं महान आत्माओं, महान पुरुषों, वीरों, विद्वानों की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। बद्र केदार सहित यहाँ पर हम मद महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कपिलेश्वर, विष्णु, नर नारायण, मुरली मनोहर, योग बद्री, नरसिंह, त्रिजुगी नारायण, बागनाथ, विभिन्न नाग देवता, माँ चंडी, मनसा, भ्रामरी, नंदा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, हरगौरी, सरकंडा देवी, चंद्रबदनी, दुर्गा माता, भवानी, भुवनेश्वरी, कालिका, महिषमर्दिनी, चामुंडा, ज्वालपा, गौरी, नव दुर्गा, शीतला माता आदि देवी देवता नित्य यहाँ पर निवास करते हैं, अपने भक्तजनों पर कृपा करते हैं। धर्म, भक्ति, ज्ञान, विद्वता की अविरल धारा इस धराधाम में अनादिकाल से बह रही है। माँ गंगा यमुना का भूलोक पर उद्गम स्थल भी ही है। श्री भद्र केदार एवं श्री गंगा यमुना जी का नित्य स्मरण बंधन है। कंचाम दचितिम वंचलाम सुरकुलम प्रोध्वम धात्रीम बर भंसाम सार्तम अपुरहुतम मुख्यम विभुर्धैर्यम प्रार्थितो ब्राह्मण हंसात्मनक दुन्दुमे स्तनयतां मांसीं दिवान् श्वासतः संसार अम्भुनिधि पल्लव सह बद्रीनाथो स्तु श्रेयसे। तो यहाँ पर और बातें बता रहे हैं सूत्र में। भगवान श्री सूर्य नारायण द्वारा संस्कृत में पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, ये बात हमने समझ ली है। इसी क्रम में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां से सूत्र में बताने का प्रयास को अनुवाद में समझते हैं। कह रहे हैं कि भगवान श्री सूर्य नारायण द्वारा नियमित व्यास, पराशर, नारद, वशिष्ठ, गर्ग, बृहस्पति, अत्रि, कश्यप, पुलस्त, लोमस आदि आचार्यों द्वारा संरक्षित एवं वरामिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर, आचार्य लल्लव, पद्मनाभ, श्रीधर, श्रीपति आदि विद्वान द्वारा ज्योतिष को परिमार्जित किया है। तदंतर मां सरस्वती के कृपा पात्र पूज्य पंडित कलीराम शास्त्री, पंडित श्रीपति शर्मा, पंडित विद्यादत्त शास्त्री, पंडित नारायण किशोर शास्त्री, पंडित मुकुंद बड़थवाल, पंडित चक्रधर जोशी, पंडित यश राम गिरोला, पंडित महीधर शर्मा, पंडित रामदत्त जोशी, पंडित हरिश्चंद्र पंत, पंडित ठाकुर दत्त पंत, पंडित भास्कर आनंद लोहनी, पंडित नागेंद्र व्यास, पंडित दया कृष्ण जोशी आदि मनुष्यों ने सिद्धांत, संहिता, होरा, हमने कहा ज्योतिष के 3 भाग हैं। सिद्धांत या तंत्र कहें, दूसरा संहिता, तीसरा जातक या होरा या फलित ज्योतिष।
में अद्वितीय कार्य कर ज्योतिष एवं सनातन धर्म की महत्व सेवा की है। आपको हम कोटि कोटि बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। व्यापार, कृषि, उद्योग, यज्ञ, धर्म, सदाचरण, व्यवसाय, जीवन यात्रा हेतु शुभ समय के निर्णय के लिए ज्योतिष ही एकमात्र साधन है। शुभ और अशुभ, शुभाशुभ काल निर्णय ज्योतिष से ही किया जाता है। शुद्ध एवं स्थानीय गणित से सुसज्जित पंचांग ही काल निर्णय के साधन है। जिसमें अनेक पंचांग प्रचलित हैं जो कि स्थानीय समानुसार गणना कर बनाए जाते हैं। कहीं ब्रह्म पक्षी तो कहीं आर्य पक्षी, कहीं सौर पक्षी तो कहीं चित्रापक्षीय पंचांग प्रचलित हैं। प्रत्यक्ष और वेदशाला से प्राप्त परिमाणों के सन्निकट होने के कारण हमने चित्रापक्षी पद्धति से पंचांग की गणना की है। तो ख्याल रहे तो कौन सी पक्षी है, चित्रापक्षी पद्धति के आधार पर पंचांग की गणना की है, जो कि वेद साधित एवं काल गणना के अनुसार सूक्ष्म और शुद्ध है। श्री बद्रीनाथ जू की असीम अनुकृपा से पंचांग के इस संस्करण के प्रकाशन पर अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। पंचांग को आकार देने वाले पंचांगकार एवं अनुज श्री महेश चंद्र पंथ हिंदी, संस्कृत, वेदांग ज्योति में स्नातकोत्तर हैं और बाल्यकाल से ही हमारे पूज्य पिताजी व अन्य नाम चीन ज्योतिषियों के शिष्य रहे हैं। उन्हीं पूज्य वरों की इच्छा, आकांक्षा और आशीर्वाद से इस पुनित कार्य को कर रहे हैं। तो संपादकीय हैं हमारे यहाँ पर मदन मोहन पंत जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम पूज्य गुरुवर पंडित श्री भोलादत्त महतुल्या जी, पंडित श्री रमेश चंद्र पंत जी, गीता प्रेस गोरखपुर एवं पूज्य पंत श्री परिवत्र शर्मा जी की उनकी शिक्षा, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ हैं। उत्तराखंड में सभी व्यक्तियों द्वारा पंचांग क्रय कर पूजन एवं अपने पास पूजा स्थल में रखने के लिए एक सुदीर्घ एवं श्रेष्ठ परंपरा है। इस हेतु आप सभी के हम आभारी हैं। हम उन सभी सुधी जनों के भी कृतज्ञ हैं जिन्होंने इस पुनीत कार्य में प्रिंटिंग अर्थात मुद्रण अर्थात छपाई का, कंपोजिंग, डिजाइनिंग, प्रूफ रीडिंग, विक्रय और वितरण सहित अपना प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग प्रदान किया है। यद्यपि लोकोपयोगी विषय वस्तु पंचांग में समाहित है, तथापि आपके सुझावों एवं मार्गदर्शन के लिए हम महती आवश्यकता है। पंचांग में प्राचीन परंपराओं के साथ अवाद्यवधिक अनुसंधानों के समावेश का भी प्रयास किया गया है। हम अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना के साथ वेद उच्चारण करो, द और ध, वेद मैंने जो वेदशाला जो होती है, वेद मैंने होता है जानना, वेदो उपलब्ध गणित से सुसज्जित यह पंचांग लोक कल्याण एवं सनातन धर्म की सेवार्थ आपके कर कमलों में 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ अमृत समर्पित अर्पित है। जो लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। श्री रामचंद्र जी की जन्म लग्न की भांति मंगलकारी 9 ग्रह 12 राशियों आनंद आदि योग करण नक्षत्र तिथि उनके देवताओं व गण 12 मास संवत्सर वार ऋतु सभी के लिए यह शुभ मंगलकारी होंगे। ऐसे संपादकीय जो है मदन मोहन पंत जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनके वचन को हमने सुनने का प्रयास यहाँ पर किया। बाकी यहाँ पर जानकारी दी है, यहाँ से आप उसको मिल सकते हैं। संपादक जो हैं पंडित मदन मोहन पंत जी हैं। इसी क्रम में अगला आता है संवत्सर, अगला संवत्सर आएगा, उसके बारे में कुछ बातें यहाँ बताने का प्रयास किया है। फल क्या होता है इसका, संवत्सर का फल क्या होता है, कौन सा राजा होगा, कौन सा मंत्री होगा, इसके बारे में दिया है। कौन सा फल ग्रह का कौन सा फल होगा, अगर शुक्र होगा तो बुध होगा तो भौम होगा तो सूर्य होगा तो शुक्र होगा तो इसका क्या फल होगा। मंगल होगा तो मंगल अगर मंगल है तो मंगल क्या फल होगा, अगर मंगल है तो उसका क्या फल होगा। चंद्र का क्या फल होगा, गुरु का क्या फल होगा, चंद्र का क्या फल होगा, इसके बारे में दिया है। समय वाहन के बारे में दिया है, सब बातें यहाँ पर दी गई है। तो संवत्सर अगला संवत्सर जो आने वाला उसके बारे में, नई वर्ष के बारे में बता रहे हैं।
अब हम अगले प्रकरण में पहुंच जाएंगे। आय व्यय देखने की विधि क्या होती है इसके बारे में यहाँ पर दिया है कि आय और व्यय, आना और जाना मतलब पैसों का और रुपयों का वाला हिसाब दिया है। फिर विश्वत, संक्रांति, चक्र संबंध दिया गया है। शनि के अंग, जातक के जन्म नक्षत्र, फल के बारे में दिया है। जन्मलग्न कुंडली में इष्टकाल के बारे में, विंशोत्तरी दशा और अष्टोत्तरी दशा के बारे में यहाँ पर दिया है। आय व्यय चक्र के बारे में दिया है। आय व्यय चक्र विंशोत्तरी दशा के बारे में, अष्टोत्तरी दशा का हमने कहा कि अष्टोत्तरी दशा जो मैंने समझा था पहले समझते थे। अष्टोत्तरी दशा और विंशोत्तरी दशा 2 दशा होती है। अष्टोत्तरी में 108 वर्ष की, विंशोत्तरी 120 वर्ष की, अष्टोत्तरी 108 वर्ष की जो दशा होती है, इसी दशा को हम, ऐसी स्थिति को हम, दशा मतलब होता है स्थिति, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं विंशोत्तरी क्रम में से अष्टोत्तरी दशा कहते हैं। ये महादशा है क्योंकि बहुत वर्ष तक, लंबी वर्ष तक होती है। कोई व्यक्ति इसमें इतने वर्ष तक जी पाता है, तो आम व्यक्ति 70 वर्ष तक, 90 वर्ष तक, कोई मुश्किल से 100 वर्ष जी पाता है, इसलिए इसको महादशा हम कह रहे हैं। ये आदमी जन्म होकर मर भी जाता है लेकिन तब भी दशा चल रही होती है। शनि, फिर ग्रह विवरण के बारे में यहाँ पर दिया है। शनि की षटशती और ढैया के बारे में दिया है। फिर बताते हैं राशिफल क्या है। कर्क की राशि जो है उसके बारे में दिया गया है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां जो दी हैं। अब मेष राशि में जो शब्द होता है चू, चे, चू, ला, ली, लू, ले, लो, आ होता है। एक राशि में क्या है 9 चरणाक्षर होते हैं। 9 कौन कौन? चू, चे, चू, ला, ली, लू, ले, लो, आ होता है। वृषभ राशि में भी बताने का प्रयास, राशि का फल क्या है। मेष में क्या है 9 है, वृषभ में भी 9 है, मिथुन में भी 9 है, कर्क में भी 9 है। ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, गिलो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 है। इसी क्रम में कर्क राशि के क्रम में आता है सिंह राशि, भी 9 चरणाक्षर होते हैं। अगला है कन्या राशि में भी 9 चरणाक्षर होते हैं। तुला में भी 9 चरणाक्षर होते हैं। इसी क्रम में अगला वृश्चिक राशि में भी 9 चरणाक्षर होते हैं। धनु में भी 9 चरणाक्षर होते हैं। मकर में भी 9 चरणाक्षर होते हैं। कुंभ भी 9 चरणाक्षर, मीन भी 9 चरणाक्षर होते हैं। तो क्रम से 108 चरणाक्षर होते हैं। क्रम में देखते हैं चू, ची, चू, ला, ली, लू, ले, लो, आ। मेष राशि वृषभ में ई, उ, ए, ओ, बा, बी, बू, वे, बो। वृषभ राशि का, की, कु, घ, ड, छ, के, को, हा। मिथुन राशि ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डी, डो। कर्क राशि मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे। सिंह राशि टो, पा, पी, पू, सो, ढ, ड, प, पो। कन्या राशि रा, री, रू, रे, रो, ताती, तू, ते। तुला राशि तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ये, यू। वृश्चिक राशि ये, यू, भा, भी, भू, ध, ह, ड, भी। धन राशि भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी। मकर राशि कुंभ में गु, गे, गो, सा, शी, शू, शे, शो, द। कुंभ राशि दी, दू, थ, झ, यो, दे, दो, चाची। मीन राशि अब गिना होगा अपने 108 चरणाक्षर आए होंगे। तो मानना नहीं जानना, आनंद, महोत्सव, उत्सव और जीवन जीना है। मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक शांति से सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।